अस्सलामुअलैकुम। इज इट अ गुड मॉर्निंग इज द क्वेश्चन दैट वी आर ऑल आस्किंग, क्योंकि मैं बार बार ये देख रही हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस जो अब हो गई हैं, क्या ये फिगर सही है अब्दुल्ला? क्या ये फिगर सही है? हाँ, मतलब दिल तो नहीं चाह रहा कि हम इन मामलात पर और इन फिगर्स पर यकीन करें, लेकिन यही सही है। कल फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल लीवी जिसका बड़ा अरसे से तस्करा किया जा रहा था और IMF की तरफ से भी यही कहा गया था, पिछली हुकूमत जब थी तब भी हमने आपको बताया था, बतदरीज पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने और इसको लागू करने की बात हो रही थी। बिल आखिर उसका नफाज हो गया है, उसकी शुरुआत हुई है। अब ये शुरुआत कहाँ जाकर रुकती है ये वक्त बताएगा। ये सवाल जो है ना, देखिए जब कुछ चीज़ ऊपर जानी हो, कुछ प्राइसेस ऊपर बढ़ रही हो, आवाम भी इतनी अनरीजनेबल नहीं है, मान जाती है और मानना पड़ता है और कोई चारा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद उसकी कोई हद होनी चाहिए। जब ये हद नहीं होती तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है। बिकॉज अभी हम बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि इसने रुकना भी है कभी के नहीं। बिकॉज पिछले इनफैक्ट आई थिंक पिछले कुछ महीनों से ये साल ही कुछ अजीब व गरीब सा है, क्योंकि ये प्राइसेस तो पेट्रोल की ऊपर ही जा रही हैं और एक पेट्रोल ऊपर जाए फिर एवरीथिंग एल्स फॉलोज। अच्छा, और सर्टनली व्हाई डज एवरीथिंग फॉलो, उसकी वजह यह है कि डीजल की कीमत जो है फी लीटर की हम बात कर रहे हैं 276 रुपये 54 पैसे हो गई है। और ये जो हमारी जितनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं, हमारे ट्रैक्टर्स हैं, हमारा एटसेट्रा जो भी मामलात हैं वो ज़्यादातर डीजल पर चलते हैं। हमारे ट्यूबवेल भी डीजल पर चलते हैं ज़्यादातर, ऑल्दो कुछ अब सोलर पावर्ड भी आ रहे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत ही वो प्लेटें लगाकर कुछ काम चला रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारी जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं वो सर्टनली बढ़ेंगी, उनकी कीमतें होशरुबा इनफैक्ट इजाफा होगा। होश तो हमारे पहले ही खो गए हैं। अच्छा, बहुत सी बातें हम कर रहे थे हुमा, बिजली भी अनअफोर्डेबल हो चुकी है, पेट्रोल तो आप छोड़ ही दीजिए, और फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली के बिलों में पता नहीं कितना इजाफा किया जाता है आने वाले दिनों में, वो भी अभी देखना बाकी है। पहले ही इजाफा हो रहा है, अब तो लिटरली इजाफा जब होता है ना तो वो खबर भी नहीं रहती, क्योंकि इतनी रोज की बात हो गई है। अच्छा, ये जो रीज़न दिया जा रहा है ना कि आलमी मंडी में बीजी पेट्रोल जो है वो ऊपर जा रहा है और डॉलर भी ऊपर जा रहा है, और ये हर चीज़ हम ऑब्वियसली उससे कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन विच इज़ नॉट इंटायरली ट्रू। तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे कि हर जगह इस तरह बढ़ नहीं रहा जिस तरह हमारे यहाँ बढ़ रहा है। कुछ रेशो का भी तयन करना चाहिए। और बिजली की अब्दुल्ला आप बात कर रहे थे, बिजली की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बिजली आ नहीं रही। अच्छा, तो अब IMF का अब इतना सब कुछ करने के बाद, अब जैसे कहते हैं ना, मतलब हाथ पैर बांधने और जोड़ने के बाद भी अभी तक मुआहिदा IMF के साथ जो हुआ है वो सामने नहीं आया है। हुआ भी है कि नहीं हुआ है, मतलब किस स्टेज पर है। हर थोड़े दिन बाद यही कह दिया जाता है कि बस हो रहा है। तो जून में वो मुआहिदा आना था, अब जुलाई शुरू हो गया है, वो मुआहिदा तो मंजर आम पर नहीं आया है। टुडे इज द 1st of जुलाई, अब वो जून भी सारा निकल गया। तो ये कब होना है ये सीन जिसके लिए सारी सेटिंग हो रही है? तो ये वो बातें हैं तो जो चुपती भी हैं और जिनके ऑब्वियसली ये सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। बहुत सी बातें करनी आलमी है। मंडी और में कुछ तो कमी आई थी पेट्रोल की कीमतों में, लेकिन होशरुबा अगर मतलब खातिर खा कमी आती है तभी उसकी प्रॉबेबली अफेक्ट्स जो हैं हमारी मईशत और हमारी कीमतों पर पड़ेंगे। अभी उसके कितने इम्कानात हैं इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है आज आपसे शेयर करने के लिए, ज़्यादातर इसी टाइप की चीज़, लेकिन हम जरा गमगीन से हैं, हम दुखी से हैं, which is not right because this is supposed to be a very good month, you know। अब्दुल्ला, आपको पता है जुलाई में बड़े बड़े हसीन और बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो पैदा होते हैं। बिल्कुल, ये अपनी बात कर रही हैं। किसी को आपने सुने अपने आप को ये हसीन और नामवर कहते हुए? तो सुन लिया ना आप लोग, ये भी बात खत्म हो गई। तो एनीवे, तो ऐसा आगाज होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। और आपको पता है फिर ईद है और हमारे यहाँ ईद की अपनी सी खुशी होती है, और जब इस तरह के मामलात हों और यही टेंशन पड़ जाए कि जनाब ईद पर सर्टनली खर्चे तो होते ही हैं कि उनको किस तरह मैनेज करना है, और ये एक महंगाई का तूफ़ान हमारे सर पर अब आन खड़ा हुआ है जो कुछ अरसे से चल रहा है, लेकिन उस तूफ़ान में जो है तेज़ी ही आती चली जा रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सो उसका मज़ा भी ज़रा किरकिरा सा हो रहा है। टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। नए माली साल का हौलनाक आगाज, शहबाज हुकूमत ने अवामी मुश्किलात नज़रअंदाज करते हुए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल तकरीबन 250 रुपये लीटर और डीजल 276 रुपये 54 पैसे का हो गया। दो पहिए की सवारी भी अवाम पर भारी, महंगाई की दुहाइयाँ देती अवाम फैसले पर सख्त बरहम। हमजा शहबाज का आज फिर इम्तिहान, अदालत ने आज असम्बली में अक्सरियत साबित करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ फैसले पर पहले खुश, बाद में सर पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, मुस्लिम लीग नून फतह के लिए पुरुम्मीद, अक्सरियती हिमायत हासिल होने का दावा।
मुल्क भर में मानसून की बारिशों का आगाज, कराची में भी रिमझिम सख्त गर्मी के सताए अवाम मौसम की तब्दीली पर खुश। डैमों में पानी की मिकदार बढ़ने लगी, लोड शेडिंग में कमी आने की उम्मीद जाग उठी। और पाकिस्तानी लड़कियों ने कमाल कर दिया, नेटबॉल के मुकाबलों में सिंगापुर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान से नेटबॉल का टैलेंट सामने आना खुशाइंद है। अच्छा, लोड शेडिंग में कमी की उम्मीद जो हमने जाहिर मैं किया यहीं पे अटक गया, आपने जो कहा ना उम्मीद। मतलब देखिए, एक दुआ जो होती है ना, वो दिल में जो एक आपकी डिजायर होती है वो आपको कह देनी चाहिए। हो सकता है हो जाए, ज़्यादा चांसेस है ना हो, लेकिन हो सकता है हो भी जाए ना, तो अच्छी चीज़ की उम्मीद जरूर करनी चाहिए। बहुत बुरा हाल है लोगों का, लेकिन गर्मी ने लिटरली मत मारी हुई है। और आपको समझ आती है मत मारने का मतलब? अब तो मेरा ख्याल है जिसको नहीं भी समझ आती थी उसको भी पता चल गया होगा कि मत मरना मत क्या होती है होता है, कि मतलब मत मारी गई है हमारी गर्मी में। ऊपर से लोड शेडिंग का ये अजाब जो मुसल्लत है हम सब पे, मतलब हम लिटरली अब तो ये भी कंफ्यूज है कि हम किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं इसके लिए। मेरा ख्याल है कि हम ले दे के ना अपनी किस्मत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा के बैठ जाते हैं। नहीं करना ये तो, फिर उसके बाद तो फिर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रहेगी। ये तो बिल्कुल ही आप डिप्रेशन में और एक मेंटल इशू आपको स्टार्ट हो जाए। वैसे बाय द वे मुझे लगता है आधे से ज़्यादा मुल्क को तो मेंटल इश्यूज भी हुए हैं। मेंटल हेल्थ पे भी हमें ज़्यादा तवज्जो खास तौर पे इन मुश्किल औकात में देनी चाहिए। जल्दी से मैं आपको अपडेटेड कीमतें बता दूं। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। नई कीमत हो गई है इसकी 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही 276 रुपए 54 पैसे इसकी कीमत हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपए 83 पैसे का इजाफा किया गया है, जिससे मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत जो है वो कितनी हो गई है 230 रुपए। मतलब मट्टी का तेल जो है कितना कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है। ये पेंट आप घर में अगर कराने लग जाए तो हर वक्त तो मट्टी का तेल चाहिए होता है पेंटर को। साथ हम रिमाइंड कर दें, ये जो हम आपको न्यू फिगर सब कुछ दे रहे हैं क्योंकि आज से नए माली साल का आगाज हो चुका है, इसलिए ये सारे फिगर जो हैं बिल्कुल अपडेट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। And that is why we are अच्छा, लेवी का तस्करा आपको पता ही है 2-3 महीनों से हो रहा था और यही बात की जा रही थी कि बतदरीज 5-5 रुपए के हिसाब से लेवी डाली जाएगी, बढ़ाई जाएगी। अब एकदम से ही पेट्रोलियम की कीमत पर 10 रुपए फी लीटर लेवी आयद कर दी गई है। सिर्फ पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, डीजल वीजल इसमें शामिल नहीं है। डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5 रुपए लेवी जो है वो आयद की गई है, यानी उन चीज़ों पर 5 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पर 10 रुपए फी लीटर लेवी भी आयद कर दी गई है। अगर आज भी IMF का मुआहदा ना आए या अब भी ना आए तो फिर पता नहीं क्या ही हमने फिर ये क्या था, ये सारी एक्सरसाइज एग्जैक्टली, मतलब फिर ये एक्सरसाइज क्यों हुई थी अगर आगे से हमें कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो लिहाजा ज़रा आवाम की सुनते हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर शहर का हाल जरा हम जानते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक, पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे दानियाल अजीज और क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहाब उमर। तो तीनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा हम लाहौर चलते हैं। बताइएगा आज़म, एक तो शदीद गर्मी, लोग वैसे ही चिड़े हुए, उकताए हुए, तंदूर का सा माहौल पेश कर रहा था लाहौर पिछले 2-4 दिन से। आउटो बीच में आंधी चली, लेकिन अब ये पेट्रोल वाली खबर भी आ गई सताने के लिए। जी अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप थोड़ी देर पहले जब ये बात कर रहे थे कि मत मारेगी है, ये मत नहीं मारेगी, मेरा ख्याल है कि ये उससे क्यों आगे की कुछ चीज़ हो गई है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं। रात को जब 14 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो लोगों का ये कहना था कि वो अपनी गाड़ियों को शायद जला डालें और मोटरसाइकिलों को घरों पर खड़ा कर दें और कहीं से साइकिल खरीद लें। अब तो मेरा ख्याल है कि साइकिल भी आपकी पहुँच में नहीं है कि आप उसे ख़रीद कर अपने ऑफिस में जा सकें। तो गुज़श्ता रात जब ये 14 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो पेट्रोल पंपों पर रश था। ऐसे था जैसे लाहौर की सड़कों पर एक सैलाब है। और आपको पता है लाहौरी वैसे भी थोड़े से दिमाग के गर्म होते हैं, तो इन वाक़यात हुए, लड़ाई झगड़े पेट्रोल पंपों के ऊपर। उन्होंने कहा जी हम 10 लीटर से ज़्यादा किसी को पेट्रोल नहीं दे सकते। तो वो जब एक लिमिट तय की गई तो पेट्रोल पंपों के ऊपर रश था, लड़ाई झगड़े थे। अभी लाहौर का मौसम थोड़ा अब्दुल्ला खुशगवार है, बारिश हो रही है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे कुदरत को इंसानियत के ऊपर रहम आया है, हुक्मरानों को, अवाम के ऊपर रहम बिल्कुल नहीं आ रहा। कि 250 रुपये लीटर जब पेट्रोल हुआ तो
मेरा ये आलम था, सुबह जो मैं ऑफिस से आपको ये सब बताने के लिए बाहर निकल रहा था तो मेरा दिल कर रहा था मैं पैदल ही ऑफिस आ जाऊं, गाड़ी ना ही निकालूं और उस पर पेट्रोल ना ही डलवाऊं। ये आलम हुआ है, लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है अब्दुल्ला। ऐसा लग रहा है जैसे गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या आया, एक रिक्शा ड्राइवर को पुलिस ने रोका तो उसका चलान किया तो उसने कहा पहले पेट्रोल की कीमतें पूरी नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा हो, उसने अपने रिक्शे को खुद ही आग लगा दी। लोग इस कदर जहनी तौर पर पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपना गुजर बसर कैसे करें, वो 2 वक्त की रोटी खाएं या अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाएं, वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। ये गवर्नमेंट तो ये कह के आई थी ना लोगों को हम रिलीफ देंगे और बहुत ज़बरदस्त रिलीफ देंगे और ऐसा रिलीफ देंगे कि लोग मुद्दों याद रखेंगे। तो मुझे लग रहा है अब्दुल्ला ये लोग मुद्दतों याद रखेंगे, जो इनके ऊपर बीत रही है ना वो ये मुद्दतों याद रहेगा। पेट्रोल की जो कीमतें हैं, सही कहा कि लिटरली लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपना गम और गुस्सा किस पे निकालें, अपनी ही मोटरसाइकिलों, अपने ही रिक्शों को आग लगाने पर मजबूर हैं। लिटरली यही आलम है। आई एम सॉरी, और जिस तरह आजम अभी आप बता रहे थे ना, हमारा मौसम जो है वो भी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। या तो वाकई लोग ऑल्टरनेटिव साइकिल या जिस तरह जो भी है पैदल ये चीज़ें करने की लिटरली कोशिश भी करें, हम कर भी नहीं सकते। हमारा मौसम देखें ज़रा क्या है, तो ऊपर से वो भी लोग यूरोपीय ममालिक की मिसाल देते हैं ना, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है और ये मिसालें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके और अपने मौसम को कंपेयर कर लें, मतलब आप लंदन की गर्मी को गर्मी कह रहे हैं। आप मौसम को कंपेयर करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें, मैं तो कहती हूँ आप ना कंपेयर करें। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। पेशावर से भी पता करते हैं कि अब चले ज़रा ऑब्वियसली जोशीले और गर्म दिमाग के लाहौरी लोगों का तो आज़म ने तस्करा कर दिया। पेशावर में दानियाल अजीज़ प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ क्या सिचुएशन है, लोग किस तरह डील कर रहे हैं एकदम से जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस ऊपर गई हैं। देखिए जी, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि ये अब पेट्रोल की कीमत जो बढ़ती है कोई नई बात नहीं है लोगों के लिए, लेकिन अब लोग जो है वो आजिज़ आ गए, वो अपने फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते। दे डोंट नो कि वो क्या कहे और क्यों कहे। अब सुबह भी हम बात कर रहे थे ये पेट्रोल पे, हम जो कवरेज कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या कह सकते हैं। उन्होंने अपने मोटरसाइकिल जो है वो बेच दी, गाड़ियाँ जो है वो अपने घरों में खड़ी कर दी। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो उनके किराए जो है उसमें इतना इजाफा हुआ कि वो भी लोग जो है उसमें सफ़र करने से रहे। तो ज़्यादातर लोग जो करीब इलाकों के हैं वो कोशिश करते हैं कि बाय वॉक चले जाए। अलबत्ता जिनको ज़्यादा मजबूरी हो तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। BRT की अगर हम बात करें तो BRT का किराया जो है वो भी बढ़ गया है, उसमें भी इजाफा हो गया। तो लोग जो है वो आजिज़ आ गए, उनके गिर जो घेरा है उसे तंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंतहाई अवाम परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जो शहरी है वो कहते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है उससे न सिर्फ किराए या पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, बल्कि जो अशियाए ज़रूरिया है और अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती है। तो जो गरीब तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, वो ये रोना रो रहे हैं कि जो हमारे अखराजात हैं उसको किस तरह पूरे करे। दूसरा ये कि जो ईदी कुर्बा जो है वो भी करीब है, तो जानवर जो दूसरे शहरों से यहाँ पर लाए जाते हैं, चारा या घास जो है वो जानवरों के लिए जो खुराक वो लाया जाता है, उनकी कीमतें जो है वो भी बढ़ गई है। तो आया रोज़ यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे जो है वो जला रहे हैं, वो कड़ी कर दिए। आवाम जो है वो आजिज़ आगे, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। जी, जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सर्टनली इतना इजाफा होगा, मतलब आप मंडी से अगर घर ही जानवर लाना चाहेंगे तो वो कई गुना किराया जो है वो पिछले सालों की निस्बत बढ़ चुका है ऑलरेडी। क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं शहाब। मतलब पूरे पाकिस्तान में ही, कराची, लाहौर, अक्रॉस द कंट्री यही सूरत हाल है कि लोग शदीद परेशान हैं। क्वेटा में क्या वहाँ पे भी रात को लाइनें लगी हुई देखी हैं आपने पेट्रोल पंपों के बाहर? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, क्वेटा में भी सूरत हाल कुछ इस तरह से ही है। रात को भी हमने देखा कि जब उनको पता चला कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद से हमने देखा कि पेट्रोल पंपों पे एक रश लगा हुआ था, किसी को पेट्रोल मिल रहा था, कोई लाइनों की कतार लगी हुई थी और अपने इंतज़ार कर रहे थे। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक शहर के वस्ती इलाके में, एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पर जो शहरी हैं न सिर्फ वो इसको कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करें, बल्कि वो उनका जो रद्दअमल सामने आ रहा है वो भी है। उनका कहना है कि देखें जो बलूचिस्तान, एक तो पहले से यहाँ पे जो गुर्बत और पसमानदगी की शरह है वो ज़्यादा है। दूसरे यहाँ पे जो कम आमदन वाले जो अफराद हैं, जो योमिया कमा के योमिया खाने वाले अफराद हैं, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो महंगाई की जो सूरत हाल है वो पहले से ही ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मज़ीद जो चीज़ें हैं महंगी होगी। आप ये बताऊँ कि जो पिछले महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ था, उससे क्वेटा में जो महंगाई की सूरत हाल रही है उसके बारे में कुछ बताता चलूँ कि आटा 20 किलो तेल 1750 रुपये तक पहुँच गया। इसके अलावा
जो लोकल बसों के किराए थे वो 50 रुपये वो चार्ज कर रहे थे। इसके साथ ही जो मुर्गी के गोश्त वो 480 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया था। इसी तरह जो घी और दीगर जो दालें, आटा और बाकी जो अशिया खुर्दुनुश की कीमतें हैं वो बढ़ी थी। अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा, वो जो महंगाई की सूरत हाल है, वो तो मज़ीद इजाफे के खदशा ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शहाब उमर। दानियाल अजीज़ आज़म, आपको भी हमने खड़ा रखा, मौसम आपने बता दिया था ना बेहतर है, इसलिए हमने जरा लंबा थोड़ा सा आप एंजॉय कर लें, कल का कुछ पता नहीं कि क्या मौसम होगा। थैंक यू फॉर अच्छा बीइंग विद अस। ये चौथी बार जो है ये प्राइसेस जो लेकिन 4 महीने नहीं हुए इन्हें आए हुए, बढ़ाई जा रही है। अच्छा एक और बात, इख्तिदार आए हुए 4 महीने हो गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल लग रहा है नहीं 4 महीने एक्चुअली हुए नहीं हुए ना, और उसमें 4 दफा बढ़ गया, यानी हर महीने का हिसाब भी नहीं है हमारे पास। तो अभी आगे देखें क्या होगा। आपको ये बता दें कि IMF से तयशुदा बजट का आज जो है वो इतलाक हो चुका है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है, इसकी तो हमने बात की है। पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी का इतलाक हो चुका है जो फी लीटर 50 रुपए तक की जाएगी। पेंशन 10 रुपए अभी लगी है, 50 तक जाने का इरादा है, अभी होना है आगे। तो हम आपको अभी प्रीएम्बल दे रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। पेंशन की मद में 609 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि सूद की अदायगियों पर 3950 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। दावों के बरक्स सैलरीड क्लास पर मजीद टैक्सों का बोझ है वो भी डाल दिया गया है। तनख्वाहदार तबके जो कि कहते होंगे भाई हमने क्यों तनख्वाह ली, पर 40% तक इनकम टैक्स जो है वो आयद किया गया है। लेकिन आगे देखें, स्टॉक मार्केट के लिए ब्रोकर्स को 8 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ अलबत्ता जरूर दिया गया है। अच्छा, प्रायोरिटीज है ना, सैलरीड क्लास है, इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने अपने घर में खुद ही खुदकुशियां कर लेनी है और नहरों में छलांग, अल्लाह माफ करे, यही सूरत हाल है, यही सूरत हाल यही है। लेकिन हम इनकम टैक्स वो क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को जरा रिलीफ दे दें। साथ ही साथ फिर गाड़ियों पर टैक्स के मामले पर हुकूमत पीछे हट गई है, तजवीज़ 2% की थी, 1% पे फैसला कर लिया गया है। सारा बोझ गरीब आवाम, तनख्वाहदार तबके पर डालना है, ऐसा लग रहा है यही इस हुकूमत का वतीरा बन गया है। मतलब लिटरली अब वो सूरत हाल है, एक स्टेज ऑफ ग्रीफ होती है ना, जब आपका गुस्सा और गम भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते, आप मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो हम, मुझे लगता है एज अ नेशन कंट्री वाइड अब मायूसी की उस दलदल में फंस रहे हैं। मतलब वो कोई जोश, कोई जज्बा, कोई गुस्सा अब वो भी कहीं कहीं नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम इतने अंदर से मर गए हैं कि हम कहते हैं कि हम क्या करें। मतलब आप बड़ी ईद पे छोटी खुशी मनाने के काबिल नहीं आपने छोड़ा। ये मायूसी की जो बात कर रहे हैं, ये होपलेसनेस जिसको कहा जाता है, जो कि गुनाह भी है, होपलेस कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सिचुएशन ज़रा देखें कि इंसान करे भी तो क्या करे। ये जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से बता रहे थे, वो रिक्शा जला देने वाली बात, वो लिटरली वो इजहार है, एक फ्रस्ट्रेशन का एक इजहार है कि इसके बाद क्या रह गया है। इसके बाद अभी तो रिक्शा जला है, उसके बाद खुद को क्या करना है हमने। और पता है क्या है? ये बड़ी सीरियस और प्रेजेंट डेंजर जिसको कहते हैं ना, ये हमें चीज़ें नजर आ रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना किसी भी मुल्क में, हम एक बहुत गरीब मुल्क हैं और हमारी यहाँ जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो लॉलेसनेस पड़ती है फिर। मतलब रिक्शे वाले को चालान के लिए रोका, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है ऑलरेडी कि उसने कहा मैं मर ही जाता हूँ, इससे बेहतर है लिटरली। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा, चोरियां, और उनको फिर जस्टिफाई भी किया जाता है। वो आके जो क्रिमिनल होता है वो आके बता रहा होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो ये बातें, और उसके बाद फिर ये जो पेट्रोल की लाइनें जो लगी हैं कल रात को, उसमें लड़ाइयाँ हो जाना, तो ये दिस इज टेलिंग, ये आपको बता रहे हैं कि वेयर थिंग्स आर गोइंग। अच्छा, अब ये सूरत हाल तो है, अब हमने इस सूरत हाल को किस तरह मैनेज करना है। हम जरा पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी आजकल रेडियो पे सुन रहे हैं, लेकिन हम भी यहाँ बैठे हुए आपको ये तलकीन कर दें कि बराए मेहरबानी अब हमें अपने वेज ऑफ लिविंग थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके से 2-4 लोग एक ही जगह दफ्तर जा रहे हैं या दुकान जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं या नौकरी पे जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी ये पूल इन करें गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, कि अगर 40,000 रुपये एक गाड़ी का खर्चा आना है फ्यूल का, तो अगर 4 दोस्त या 3 दोस्त या इवन 2 दोस्त भी बैठ के उसको शेयर करेंगे कि भाई एक रोज तू गाड़ी ले आ, एक रोज मैं ले आऊंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका भरपूर इस्तेमाल करें, और कोई चारा नहीं है। अभी तो मसा कराची में शुरू हुई है, उस पर भी मतलब आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे अभी एक ही रूट चल रहा है, लेकिन उसकी रूट भी आप बढ़ाएं। आज से ऑल्दो दूसरे रूट का आगाज होगा, और बाय द वे वो बसें बड़ी प्यारी थी, उनका ख्याल रखना है हम सब ने मिलकर। वो तो हम कहते ही रहते हैं, और उस पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज
चीज़ जो सही चल रही है और जो कि आपको लगता है कि अब अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो नहीं चलने वाली, तो प्लीज़ गेट ऑन टू दैट एज वेल। अब्दुल्ला, आपको पता है कि आपको और मुझको भी साथ आना चाहिए, वी शुड सेव अप ऑन दैट एज वेल। तो लिहाजा ये हम भी शुरू करेंगे और इसमें ज़्यादा आप ही मुझे लेके आएंगी। और क्यों? देखो, ये होती है, इन बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं, इन पे लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी समझौते हो जाने चाहिए। कारपूल करें, ही विल पिक मी अप। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात, अच्छा इसको हम डिसाइड करते हैं बाद में कि महीने में आधे दिन कौन मैनेज करेगा और आधे से थोड़े से ज़्यादा दिन कौन मैनेज करेगा, ठीक है। लेकिन अभी पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि आलमी फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदियां खत्म करके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इंटरनेशनल रुकनीत बहाल कर दी है। शुक्र है, वैसे इससे पता नहीं क्या फ़र्क पड़ेगा। पाबंदी जो है हटने के बाद पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे जो हैं खुल गए हैं और आपको पता है देयर इज अ फुटबॉल क्रेज इन पाकिस्तान, तो ये अच्छी बात में ही हम लेंगे, चाहे अब्दुल्ला जो भी कहे। तो इसके अलावा रुकनीत बहाल होने की वजह से मुल्की सतह पर फुटबॉल की सरगर्मियों का सिलसिला जो है वो भी बहाल होगा। वैसे तो वो बहाल ही था, अच्छा, तो पता है क्या, हमारी जो फुटबॉल की टीम है उसका तो पता नहीं अता पता है कि नहीं है, लेकिन हमारी फुटबॉल ज़रूर आलमी सतह पे हमें रिप्रेजेंट करती है। सो इस मरतबा भी आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए सियालकोट से बनी हुई एडिडास की वो बॉल जो है वो तमाम मैचेस में इस्तेमाल की जाएगी। कितनी बार हमने वैसे आपको दिखाई भी, और ये बात हम बार बार बताएंगे बिकॉज जो हमारी चीज़ है वी आर गोइंग टू ओन इट, और हम ना पहुंचे, हमारा फुटबॉल तो पहुंच गया ना उधर। अच्छा जी, इस सारे और कोई हैप्पी नोट मिल नहीं रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ और नहीं कहना है। सारे केओस में पंजाब में एक फैसला आया है जिसके बाद आज दोबारा वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नहीं करनी है, ये ब्रेक के बाद कर लेते हैं फिर। सो अब मैं बता दूं कि कल क्या हुआ और आज क्या होने वाला है। जनाब, एक अदालती फैसला आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो खुश हुई, उसके बाद उन्हें इदराक हुआ कि नहीं ये तो हमारे हक में नहीं है फैसला, और फिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब को ऑल्दो डी नोटिफाई करने का हुक्म जो है वो सामने आया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुनरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर आज यानी जुमे को दोबारा गिनती की जाए। किसी उम्मीदवार को मतलूबा 186 वोट ना मिलने पर दोबारा इंतखाब होगा और सादा अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। यही मोस्ट लाइकली सूरत हाल है कि सादा अक्सरियत वाला, सिंपल मेजॉरिटी वाला बंदा जो है वो उम्मीदवार आज वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। अदालत ने गवर्नर को आज बुलाया गया असम्बली का इजलास यकीनी बनाने और कल वज़ीर आला से लाजमी हलफ लेने की भी हिदायत कर दी है। जैसे ही फैसला आया पीटीआई रहनुमाओं ने भी इसे अपनी बड़ी फतह करार दिया था। उसके बाद ज़रा कुछ सर्टन रियलाइजेशन हुई थी, लेकिन इनिशियली सुन ले क्या हुआ था। पंजाब की तारीख का एक यादगार दिन है कि आज के दिन धौंस धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी, हक की फतह हुई और पहले दिन से पीटीआई का जो मौक़िफ़ था आज अदालतों ने उस पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। अब नया इंतखाब होगा, पंजाब के 12 करोड़ अवाम को आज इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये आईनी फतह है हमारे लिए और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मजीद कामयाबियाँ हासिल होंगी। अच्छा, ये रिएक्शन तब होता है जब आपने पूरा पर्चा ना पढ़ा हो ना और हेडलाइन पढ़ के आप फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दें, लेकिन फैसले पर थोड़ा गौर करने के बाद उन्हें लगा कि बात तो जो है वो उन्होंने गलत समझी और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके बाद क्या रद्द अमल था उनका वो भी सुन लीजिए बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त जो है ना मुस्लिम लीग नून को अक्सर ये कहते हैं कि मिठाई जल्दी खा लेते हैं, इस दफ़ा इन्होंने भी यही किया। तो जरा सुने फिर उसके बाद फौरन बात क्या हुआ। ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि आप 24 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये हुक्म है, ये गवर्नर साहब के लिए हुक्म है और कल 4 बजे तक आपने रीपोल करवाना है। ये सारा इनका इलेक्शन इलीगल था। बड़ी मज़ाक़ खेज़ी ये लगती है कि वो इलीगल था लेकिन उसके सारे जो एक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है, उनको वैलिडेट कर दिया गया है। ये बिल्कुल कहने में हक पे जानब हूँ कि ये सारा अमल जो है इसके पीछे एक साफ सोच नहीं है और एक फेयर प्ले नहीं है। एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं हमजा शहबाज के उस सारे सिलसिले को, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज़्यादती की बात है। आधा घंटा पहले ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके बाद फिर इनको काफ़ी गुस्सा चढ़ गया और फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम जारी करके ऐलान किया कि वो फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। हमने इस बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम
सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। सबसे बड़ी पहली चीज़ कि अगर हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे? अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए हैं। अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, तो इसका मतलब वो भी वोट नहीं डालेंगे कल। और फिर 20 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। 20 बाय इलेक्शंस की जो डेट है 17 जुलाई को, इसका मतलब कि वो भी वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। ये सूरत हाल रही और अब हम जान लेते हैं कि आज क्या होने वाला है। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। रईस साहब, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान तो कर दिया है, आज अभी 4 बजने में काफ़ी टाइम भी है। क्या आपको लगता है ये इजलास होके दोबारा वोटिंग हो जाएगी या उससे पहले भी कोई ड्रामाई तब्दीली आ सकती है सूरत हाल में? देखें अब्दुल्ला, जो सबसे पहले आपने बात की कि जो कल उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने एकदम सेलिब्रेशन की और उन्होंने ये जो शुरू हो गए कि हम जीत गए हैं, वो जब अदालत ने ये कहा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं, तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जो आपने प्रे की सब मान ली गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें होता यह है कि जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए तो उसमें आपको अदालत रिलीव क्या देती है। और उसमें यहाँ कहना मैं चाहूँगा कि तमाम मीडिया चैनल्स यही दे रहे थे कि जो वज़ीर आला हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था वो कालादम करार दे दिया गया, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने वही ख़बर दी जो अदालत की ख़बर थी। इसी पे उनको कन्फ्यूजन नहीं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो आज 4 बजे इलेक्शन होने जा रहा है, जो हाई कोर्ट ने हुक्म किया उसके मुताबिक तो 4 बजे होना है, मतलब 4 से लेकर रात 12 बजे तक हो सकता है, क्योंकि उन्हें आज इलेक्शन करना है तो रात 12 बजे तक इसको मुकम्मल करना है। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट देखें उन्हें रिलीव देते हैं या नहीं देते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीव ना दिया फिर तो हर सूरत में इलेक्शन से मुराद है कि वोटों की गिनती करानी पड़ेगी और उसके बाद सेकंड रन होगा, जिसका असम्बली में उसकी अक्सरियत होगी वो ले जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह दे कि क्योंकि तहरीक इंसाफ, जिस तरह परवेज़ इलाही ने कल ये कहा कि हमारे 11 लोग मुल्क से बाहर हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो स्टैंड रहेगा, लेकिन उसमें कुछ दिन रिलीव इन्हें दे दी जाए कि इतने दिन बाद आप करा लें, क्योंकि हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ को हटाया तो है नहीं। हमजा शहबाज, अगर वो 11 लोग वापस आ जाते हैं और तब वोटिंग होती है तो नंबर गेम तब्दील हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए जी, 11 लोग क्या, अगर वो 11 लोग मुल्क में अब भी रहें, मैं आपको थोड़ी बता दूं, तब भी वोटिंग गेम तब्दील नहीं होगी। देखिए इसमें यह है कि जो नून लीग के वोट थे वो 165 टोटल वोट थे, उसमें इनके 4 लोग मुनहरफ हुए थे, 3 वापस आ चुके हैं। लेकिन एक फैसल न्याजी हैं जो अभी कहते हैं मैंने वोट देने का फैसला नहीं किया, उन्होंने रिज़ाइन किया था, लेकिन वो अभी रिज़ाइन नोटिफाई नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन से, दे सकते हैं वोट। अगर 164 हों, पीपल्स पार्टी के 7 हैं और 4 आज़ाद हैं और एक राह पार्टी, तो 176 बनते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ देखें, तहरीक इंसाफ के जब 25 लोग निकले तो तहरीक इंसाफ के 158 वोट रह गए, 10 काफली के हैं तो 168 हैं। तो इसमें फ़र्क देख लें कि आप तकरीबन इसमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है 168 और 176 में, ये 8 वोट उनके ज़्यादा हैं इस वक्त नून लीग के पास। और अगर अगर वो 11 लोग आ भी जाएँ तो 168 ही बनते हैं, तो 11 लोगों के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आएंगे तब भी उनके 8 वोट ज़्यादा रहेंगे, नंबर गेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रईस साहब, ये स्पीकर के इख्तियारात तो गवर्नर साहब ने कुछ चेंज नहीं कर दिया था, वहाँ पे मामला कुछ ले लिए थे, तो अब अभी इजलास कैसे होगा? देखिए, बड़ी अच्छा सवाल किया। जो हाई कोर्ट है जो नोटिफाई किया था, जो गवर्नर ने, जब ये इजलास नहीं हो रहा था बजट इजलास, तो गवर्नर ने नोटिफाई किया था कि जो स्पीकर के इख्तियार हैं तो पंजाब असम्बली के जो उनके इख्तियारात थे वो गैर मौसर करके एक नई असम्बली बना दी गई। वो ऐसा लगा कि इस तरफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग की असम्बली है, उधर नून लीग की असम्बली है। अभी सिर्फ देखना ये होगा जो गवर्नर ने नोटिफाई किया था कि वो क्या बजट सेशन के लिए किया था या असम्बली का अलहदा किया था। अगर वो बजट सेशन के लिए किया था तो बजट सेशन जो है वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन अगर बजट सेशन के लिए नहीं था नोटिफाई तो फिर तो वो असम्बली कायम है, तो उसमें बैठ के जाके वो ये वोटिंग करवा लें।
तो अभी देखना ही पड़ेगा। एक नया सवाल है, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि अगर वो बजट सेशन के लिए था तो बजट सेशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर गवर्नर ने बजट सेशन नहीं किया तो स्पीकर के जो अख्तियारात गैर मौसर किए थे तो स्पीकर के किए थे। उसने ये नहीं कहा था कि परवेज़ लाई के अख्तियारात गैर मौसर हो गए। तो उस रोज़ जिस दिन गिनती यानी आज जो गिनती होनी है उसमें स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम देंगे मज़ारी साहब, तो वो स्पीकर ही होंगे। तो स्पीकर के अख्तियारात तो गैर मौसर हैं, वो किस तरह गिनती करवा सकते हैं, उनके पास अख्तियार ही नहीं होगा। तो जब तक वो अभी नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन सिर्फ बजट इजलास तक के लिए था फिर तो ठीक है, अगर वो बजट इजलास तक के लिए नहीं था, वो ओपन था, तो फिर तो ये स्पीकर के अख्तियारात ही गैर मौसर हैं, उसे पहले बहाल करना पड़ेगा। तो ये बड़ी ये कह लें कि जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ, ये पंजाब गवर्नमेंट में हुआ, तो ये बस कुछ चीज़ें आइन के मुताबिक हो रही हैं, कुछ आइन से हटके भी हो रही हैं। जैसा कि ये आइन में मौजूद है कि सदर या गवर्नर ये ऐसी आइनी सीट है कि अगर ये एक मिनट के लिए ना हो तो उस कायम मकाम होना चाहिए। लेकिन 20 से 22 दिन पंजाब में गवर्नर ही कोई नहीं था, तो वो आज तक किसी ने कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, आज तक किसी ने किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया कि ये 22 रोज़ कैसे गुजरे आइनी सरबराह के बगैर पंजाब का मामले कैसे चलते रहे। क्योंकि जो भी ऑर्डर हों वो बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर पंजाब होते हैं। तो उस 22 रोज़ में जो ऑर्डर हुए तो उस रोज़ में तो गवर्नर पंजाब ही कोई नहीं था, तो वो ऑर्डर किस तरह जारी होते रहे? साहब ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, ये कॉमेडी भी होती जा रही है थोड़ी सी। रईस साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एक्सप्लेनिंग टू अस द नंबर्स गेम, और क्या हो सकता है क्या नहीं। लगता है कि आज के दिन में बहुत से और फैसले भी होने हैं, जैसे कि ये इजलास भी एक्चुअली होना किधर है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ साहब ने, उनसे पूछ लेते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अता तारड़ साहब, लाहौर हाईकोर्ट फैसले के बाद अब तक की सूरत हाल तो ये है कि एक बार फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमजा शहबाज को कितने वोट मिलने की उम्मीद रखते हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, फैसला जब मैंने पढ़ा अदालत से निकलते ही तो मुझे बड़ा मुस्बत लगा, और हमें 100 इख्तलाफ हो सकता है मगर हम उसको मनोन तस्लीम करते हैं और उस पर अमल दरामद जो है वो हमारा आइनी और कानूनी एक फरीज़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हमें 177 अरकान की हमायत हासिल है, 177, और तहरीक इंसाफ रिट में गई थी। हमने तो देखिए, मेरा मानना ये है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो हमने अपनी तैयारी कर रखी थी कि जब भी कोर्ट का जो भी फ़ैसला आए, हमारे अरकान लाहौर में मौजूद थे और हमने उनको यही तलकीन की थी कि लाहौर में ही रहिए। तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले खुशी का इजहार किया गया, फिर अपील में जाने का ऐलान किया गया, फिर बॉयकॉट का ऐलान किया गया। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि आप रिट में भी खुद जाते हैं, आप अपनी सियासी तैयारी भी नहीं करते, अपने मेंबरान को मुल्क में रहने की तलकीन भी नहीं करते, पहले फ़ैसले को सराहते हैं फिर उस पर तनकीद करते हैं। तो आपकी पॉलिसी है क्या? ये सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे बहुत इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। तो हमारी जो तादाद है वो तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों से 9 मेंबरान की हमें अल्हम्दुलिल्लाह बरतरी हासिल है। अच्छा अता साहब, अब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ वगैरह को तो इस मामले पर सर्टनली रिजर्वेशंस हैं, आपके लिए तो अपेरेंटली ये फैसला सही ही है, इसलिए आपने कहा जी मिनोन तस्लीम भी करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट लेकिन जाने का इरादा रखते हैं, यानी हो सकता है कि ये आइनी और कानूनी बहरान जो है अभी टले नहीं, तो आप क्या एक और कानूनी जंग के लिए तैयार हैं? देखिए, हमने तो अदालती जंगें ही लड़ते आए हैं, आइन और कानून का अपने आप को पाबंद समझा है, कोई गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम कभी नहीं किया। और पिछले भी 3 माह से जो चल रहा है वो आपके सामने है, जो सदर ने किया, जो एक साबका गवर्नर थे, कुछ चीमा साहब थे गालिबन, जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये इलेक्शन 16 अप्रैल को जो हुआ था, कोर्ट ने ऑर्डर ये किया है कि उस इलेक्शन में से 25 वोट माइनस होंगे, हम उसी पोजीशन पे आएंगे वो पहला जो इलेक्शन हुआ था। और उसके बाद आइन में ये प्रोविज़न है कि एक रन ऑफ इलेक्शन होगा, जो पहले काउंट में जो भी कैंडिडेट 186 वोट पूरे नहीं ले सकेगा वो फिर सेकंड वोट में जाएंगे और मौजूद जो अरकान होंगे उनकी मेजॉरिटी पर यह फैसला कर दिया जाएगा कि वज़ीर आला कौन है। तो अल्लाह का शुक्र है, तब भी हम कहते थे हमारी मेजॉरिटी है 197 की, आज भी मैं कह रहा हूँ कि हमारी मेजॉरिटी है 177 की। तो कोई अभाम नहीं है और कानूनी जंग के लिए भी तैयार हैं। ये अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रिट में भी खुद गए हैं, उसकी अपील भी उसके खिलाफ खुद कर रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं? तो ये जाएं, ज़रूर बड़े शौक़ से जाएं, मगर हमारे नंबर कल भी पूरे थे, आज भी पूरे हैं अल्लाह ताला के फजल से।
तो ये खुद ही रिट में जाके उसके बाद अपील में जाने वाली मतलब मुझे समझ नहीं आती। कानूनी जंग के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला वाला मामला जो है एक तरफ बैठ जाए तो फिर भी ये सामने है कि स्पीकर साहब आपकी हुकूमत को आराम से काम करने नहीं देंगे, तो इसका कोई हल आपने सोचा है कि क्या करना है? देखिए, स्पीकर साहब के तो हम घर गए थे और दुआएं खैर हुई थी, वज़ारत आला की पेशकश की गई थी, मगर लगता है कि वो कुदरत को कुछ और मंजूर था और दिन ब दिन उनकी सियासी साख भी कमज़ोर हुई है और जिस तरीके से उन्होंने सियासत की है मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक बदकिस्मती है और इसमें उनके साहबजादे का भी एक किरदार है कि इन्होंने वादा वईद करके मुकर जाना, बात करके उस पर बात पे पीछे चले जाना, वादा करके वादा खिलाफ़ी करना, बात करना तो गलत करना, और जो उस दिन भी किया हाउस में डिप्टी स्पीकर पे हमला करवाया, फिर थम्स अप किया, फिर लोगों को अंदर जो है वो नॉन मेंबर्स को हाउस के अंदर बुलवाया, उनसे लड़ाई झगड़े करवाए, फिर कहा मेरा बाजू टूट गया, फिर बाजू फिक्स हो गया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि स्पीकर साहब क्या चाहते हैं। इट ऑल बॉयल्स डाउन कि ये कल को इंशाल्लाह जो 17 जुलाई को इलेक्शन होगा उसमें पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी और स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ एक तरीके अदम एतमाद मौजूद है, तो देखेंगे कि उसको हमने कब प्रेस करना है। मगर स्पीकर साहब जो हैं वो अब अपने आप को महफूज इस हवाले से मत समझें कि वो स्पीकर की कुर्सी पे विराजमान बहुत देर रह सकेंगे, मुझे ये नज़र नहीं आता। और देखिए हाउस में मेजॉरिटी वो लूज़ कर चुके हैं, इखलाकी तौर पे स्पीकर साहब को मुताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तारड़ साहब। लेट्स सी के वैसे अखलाकियात का पास किसने ही रखा है आज तक, उनको कह लें या किसी और को कह लें, जो हम यहाँ किसी से भी एक्सपेक्ट करें वो कोई नहीं रखता अखलाकियात का पास। थैंक यू। अभी क्या करना है? अभी आपको बताएं कि खान साहब की साबका अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी वालदा के घर के सामने एक और मुजाहिरा करने के ऐलान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और जमायमा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को मसला क्या है। जमायमा क्या बात की है आपने वैसे तो कि क्या मसला है भाई इन लोगों को, और उन्होंने हफ्ते के आखिर में उनकी 88 साल वालदा के घर के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। जमायमा ने कहा कि उनकी वालदा का पाकिस्तानी सियासत से लिटरली वैसे क्या ताल्लुक है यार, हाउ एम्बैरेसिंग इज दैट, भी छोड़ दो उसको। और ये कह रही हैं कि मेरी वालदा सर्टनली शी इज़ एजड वुमन, उनके आराम में खलल डालने की कोशिश है और पुलिस का वक्त मुकम्मल ज़ाया करने के तमाम मामला ये मुतरादिफ होगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने 17 अप्रैल और उसके बाद 23 मई को उनके जमायमा के घर के सामने भी मुजाहिरा किया था। मतलब ये आई एम सॉरी, ये क्रिंज वाली बात है। ये उनकी पहली बीवी, खान साहब उसके बाद 2 और शादियां कर चुके हैं, क्या लेना देना इस चीज़ से कि उनके घर के बाहर जाके आओ ढोल बजाएं और मुजाहिरा करें। पता है क्या है? It does not, it's so embarrassing This is in at bad so many taste. levels. तो ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये लीडरशिप जो है PMLN की, इनको स्टैंड डाउन कराना चाहिए राइट दिस सेकंड। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि भाई PTI नवाज शरीफ के घर के सामने, भाई नवाज शरीफ के घर के सामने इसलिए मुजाहिरा करते हैं वो कि नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म है, उनका बराह रास्त ताल्लुक है, अमल दखल है मुल्क की सियासत में। जमायमा का क्या लेना देना इस मुल्क की सियासत से? मतलब जमायमा या फिर उनके ख़ानदान का या उनके अम्मी अब्बू का या इवन इमरान खान के बच्चों का भी कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तानी सियासत से, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर पाकिस्तान से ही। सो प्लीज और अगर आपने बोलना है तो चलिए इस बात पे बोल लें कि उनके बच्चे तो खुद नहीं इन्वॉल्व, वो ओके फाइन, इट विल स्टिल हैव सम स्टैंडिंग, बट ये मुजाहिरे करना इज लाइक बिल्कुल एम्बैरेसिंग बात है। PMLN के लीडरशिप को इन्वॉल्व होके इनको ख़त्म करवाना चाहिए कि डोंट डू दैट because it brings a bad name. अच्छा, This is in bad taste certainly। मतलब आप देख लेना कि या तो कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि मरीम नवाज साहिबा डायरेक्टली पाकिस्तानी सियासत में इन्वॉल्व हैं, भाई जो भी है कोई ना कोई ट्वीट उनके बच्चों की तरफ से, हाँ हुसैन नवाज साहब की तरफ से भी कोई सियासी डेवलपमेंट होती है, कोई ना कोई ट्वीट उनकी तरफ से भी आ जाती है। वो वज़ीर आज़म के साथ दौरों पर भी नजर आते हैं, तुर्की में थे ना अभी सारा खानदान। इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं उनका तो ना पाकिस्तानी सियासत से कोई लेना देना है और शायद पाकिस्तान से भी नहीं है फॉर दैट मैटर। अच्छा जी, मुल्क में सख्त गर्मी के सताए अवाम के लिए कुछ रिलीफ आता नजर इस तरह आ रहा है कि कई दिन शदीद गर्मी के बाद बादलों ने मुल्क में एंट्री डाल दी है, जैसे कि सही फिल्मी एंट्री होती है ना, तो एंट्री डाल दी है। मैं वो गाना गाना चाहता हूँ, वो आपको याद है पुरानी 80s 90s शादी की आइए आपका इंतजार था वाला
वो रिसेंटली भी एक जगह प्ले हुआ था और बड़ा ही अच्छा आपने बताया था, लगा था। तो जी ये हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, हुआ था। अच्छा हाँ समझ आ गई होगी आपको। अच्छा जी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं और मानसून के पहले स्पेल की ज़्यादा जो शिद्दत है वो सिंध में रहेगी। तो यही तो हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सरदार साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर कोई अच्छी खबरें दें मुझे प्लीज़। हमें हम इंतज़ार में हैं क्योंकि मुल्क में और कहीं से हमें अच्छी खबर नहीं मिल रही है। और हम आपको कोई आइडिया भी नहीं देंगे कि किस किस्म की, बस आप हमें अच्छी खबरें दें सर प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अच्छी खबर है मेरे पास कि जो मानसून हवाओं का जिनके बारे में एडवाइजरी इशू की गई थी कि 30 तारीख की शाम या रात से दाखिल होना शुरू होगी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में तो रात में बारिश हुई है, कश्मीर के कुछ इलाकों में, इसी तरह से लाहौर वगैरह में। अब ये सिलसिला फैलते फैलते नीचे आज जनूबी पंजाब के बेशतर एरियाज़ में भी हो जाएगी, इसी तरह ईस्ट बलूचिस्तान में हो जाएगी। सिंध में जो है वो आज रात से कुछ हल्की फुल्की तो हो सकती है, जैसे कराची में तो बूंदाबांदी और लाइट रेन जो चल रही है सी क्लाउड्स की वजह से या सी ब्रीज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। लेकिन जो अच्छा स्पेल है वो मुतवक्के है 2 तारीख की रात से, शाम से या रात से, और फिर 5 तारीख तक है एटलीस्ट ये। और उसमें जो शिद्दत की बारिश आप कह लेंगे, जो तेज़ स्पेल होगा वो 3 जुलाई से लेके 5 तक, यानी 3 की आफ्टरनून से, 3 जुलाई की आफ्टरनून से जो मेरे ख्याल में मंडे होगा और उस आफ्टरनून से, या संडे होगा, संडे की आफ्टरनून से लेके फिर मंगल तक ये जो दुरानिया होगा इसमें तेज़ स्पेल होगा। और तकरीबन तमाम ही अजला सिंध के उसकी उस लपेट में आएंगे। सभी अजला में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के है, ख़ासकर जो सेंट्रल सिंध से नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची, हैदराबाद, उधर मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये तो अच्छी खबर में हो गया कि बारिश हो रही है, वेरी नाइस। लेकिन अब ये बारिश कितनी हो रही है, क्योंकि ये अच्छी होते होते एकदम से बहुत बुरी भी हो सकती है खबर। तो अर्बन फ्लडिंग का भी क्या खतरा हो सकता है? किस नौयत की बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी हो सकता है इस वजह से कि बड़ा तेज़ स्पेल दिखाई दे रहा है। मानसून हवाएं वैसे तो मुल्क में दाखिल हो रही हैं लेकिन उतनी शिद्दत की नहीं है। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया इस वक्त आप कह लें ईस्ट राजस्थान पर मौजूद है या नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पर, ये जब वेस्ट राजस्थान पर हमारे एरियाज़ के करीब पहुँचेगा कल दोपहर में, तो उसके बाद अरेबियन सी से भी इसको सपोर्ट मिलनी, मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। और बे ऑफ बंगाल से तो ऑलरेडी पिक कर रहे हैं मॉइस्चर, जो पूरा एक मानसून एक्सिस है, पीछे जाता है ईस्टर्न इंडिया और बे ऑफ बंगाल तक। तो उस लिहाज से 2 जगहों से इसको सपोर्ट मिलती रहेगी, तो ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी साउथ में ही रहेगी, सिंध में और बलूचिस्तान में। तो अगले 4-5 दिन जो है ये मतलब बहुत तेज़ अच्छी बारिश है और उसमें अर्बन फ्लडिंग को आप रूल आउट नहीं कर सकते, पॉसिबल है वो, पॉसिबल है। अच्छा ये बताइएगा लाहौर और इसके गिरदोनवा में क्या सूरत हाल रहेगी? कल परसों तो ज़रा आंधी थी, लाहौर में अभी भी हल्की बारिश है, तो ये सिलसिला वहाँ कितने दिन जारी रहेगा? क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले अल्लाह माफ़ करे लाहौर में क्या गर्मी थी और क्या फील्स लाइक था। जी मानसून में आपको पता है कि हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब वेदर खुल जाता है या कि बारिश का स्पेल नहीं चल रहा होता तो फिर बहुत गर्मी होती है, खासकर हब्स बहुत तंग करता है। कराची वाले तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं हब्स से। तो लाहौर और उस एरिया में भी है तेज़ स्पेल भी मुतवक्की है, यानी अगले 2 दिनों में कोई ना कोई एक अच्छा स्पेल दरमियानी शिद्दत का, बहुत तेज़ नहीं। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जब राजस्थान पे पहुंचेगा सिस्टम तो इसका ज़्यादा रुख, इसका जो कोर एरिया है वो सिंध को स्वीप करता हुआ आगे निकलेगा, सिंध को और बलूचिस्तान को। तो वहाँ भी है। अच्छा कराची में हम ज़रा स्पेसिफिकली कराची पूछ लें, आज बारिश होगी, कल होगी, परसों होगी? सर कल से कराची में देखिए आज तो वही ड्रिजल और लाइट रेन हो सकती है, दिन में तो पार्टली क्लाउडी मौसम रहेगा और थोड़ा हब्स भी रहेगा, क्योंकि कल तो विंड चल रही थी, आज विंड कल की निस्बत लाइट है, सी वेज उतनी स्पीड से नहीं चल रही। तो दिन में तो आपको पता है पार्टली क्लाउडी रहता है, लेकिन रात में दोबारा जैसे गुज़श्ता रात में हुआ बूंदाबांदी या हल्की बारिश दोबारा हो सकती है। और कल शाम में एक स्पेल हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म हो सकता है आ जाए कराची में और उसके नतीजे में पहला स्पेल हो, लेकिन इतना तेज़ नहीं है। तेज़ स्पेल मैंने आपको बताया बहुत ही, स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो 3 जुलाई से ऑनवर्ड, 3 जुलाई की आफ्टरनून से, 3 जुलाई की ऑनवर्ड्स आफ्टरनून से फिर 5 तक तेज बारिशों का स्पेल है कराची में। सरदार सरफराज साहब, आपने हमें एक रेयर रे ऑफ होप थोड़ी सी दी है, थोड़ी सी खुशी आपने दी है। अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर दिस। अच्छा जी, कराची वालों के लिए एक खुशखबरी तो ऑब्वियसली कुछ दिन पहले आ ही गई थी। अच्छा, कि वो रूट्स, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता। मैंने बात की नहीं है, रूट्स पे पहले पहुंच गए। पहले मुझे बताने दो तो खुशखबरी किस चीज़ की है।
हम बस की बात कर रहे हैं एंड मे बी यू वर नॉट हियर व्हेन इट स्टार्टेड, वर यू? हाँ नहीं, ऑब्वियसली आई वाज फॉलोइंग द न्यूज़, बट मैं ये कह रहा था कि लोग अभी हमने इससे पहले चूंकि बात की थी कराची में पीपल्स बस सर्विस की, तो लोग हमें ही ट्वीट करके पूछ रहे थे कि भाई रूट्स हमें बता दें। बहुत से लोगों को रूट्स नहीं पता। बिल्कुल शुरू में बात यही हो रही थी कि एक ही रूट स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि रूट जो है वो बढ़ गए हैं, तो लिहाजा कराची में पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आज से जो है वो आगाज होगा और दूसरा बस रूट जो है वो नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक होगा। और दूसरे रूट में अच्छा क्या क्या होगा जी? दूसरे रूट में नागिन चुरंगी, सोराबकोट, गुलशन चुरंगी, नीपा, जौहर मोड़, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी और लांडी से बसें गुजरेंगी। हाँ। ज़रा दोबारा से मैं आपको बता दूं, आज से जो रूट सर्विस शुरू हो रहा है ना बस का, ये नागन चुरंगी, सोराबकोट, गुलशन चुरंगी, नीपा, जौहर मोड़, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी और लांडी से बस सर्विस गुजरेगी। और इससे पहले जो रूट नंबर 1 शुरू हुआ हुआ है, दूसरा रूट तो आज से शुरू हो रहा है, दूसरा रूट आज से शुरू होगा, वो तो होगा ही, लेकिन पहला रूट है मॉडल कॉलोनी मलीर से बरास्ता शाहराह फैसल से होती हुई ये बस आया चुंद्रेगर रोड पे आती है और फिर टावर पर ये रूट जो है ख़त्म होता है। और साथ ही आपको बताएं कि पीपल्स बस सर्विस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसलिए भी है क्योंकि एयर कंडीशनड है, तो इस मौसम में आपको ऐसी ही बस में ट्रैवल करना है जो एयर कंडीशनड हो, आरामदेह। बसों का किराया भी बड़ा अच्छा है, 25 से 50 रुपए के दरमियान है। और पीपल्स बस सर्विस के तहत शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर मजमूई तौर पर 240 बसें जो हैं वो प्लान ये है कि 240 जो हैं वो चलेंगी और इन बसों के ज़रिए लाखों अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर अपना ट्रैवल जो है ट्रांसपोर्टेशन एक वन लाइनर ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत अरसे से तकाजा था इस शहर का, इस शहर में रहने वालों का जो कि मुल्की मईशत में इतना अहम किरदार अदा करते हैं, उनका यह हक़ था कि उन्हें इज़्ज़तदार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसर आए और बिल आखिर अब आ गई है। लेकिन क्रेडिट शुड बी द लास्ट थिंग दैट सिंध हुकूमत शुड टेक इन दिस। Credit should be the last thing, but also the responsibility is on the user of this bus जो ट्रैवल करेंगे इस बस में, कि इस बस को अब उस हालत में रखें कि अगले एटलीस्ट कुछ साल तो चल सके, वरना हमारी बसों का जो हाल होता है और कौन करता है ये वो हाल? तो हम चले तरगीब दे ही रहे हैं लोगों को कि लोग इसका ख्याल रखें, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज़ मतलब कोई इंसान ने बहुत अरसे कोई काम करना हो और ना किया हो ना, और जब वो कर दे तो वो जरा ना नीवे नीवे होके गुजर जाता है। तो ये हाँ। वो सर्विस है जिसको 15 साल पहले आना हो जाना चाहिए था, और अगर 15 साल पहले आ जाती ना तो क्या ही कमाल बात होती, जय जय करते सारे। लेकिन अब बैठ के इंतजार में ना बैठिए कि पैट ऑन द बैक मिलेगा, ये तो मतलब कर दिया आपने, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है आपने किया, वी अप्रिशिएट इट एंड दैट इज इट, बट दैट्स अबाउट इट। इसके बाद कुछ नहीं होना। लेकिन अगेन वंस अगेन द रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन द पीपल ऑफ कराची जो ये बसें इस्तेमाल करेंगे कि प्लीज इनको इस हालत में रखें। एंड पीपल ऑफ कराची जरा ज्यादा डिजर्व मोर, मच मोर देन दिस। ये जो सूरत हाल, ये जो अभी एक रूट है और आज से चलें अल्लाह खैर करेगा दूसरा रूट शुरू हो जाएगा ना, मतलब चलें आपको थोड़ी सी तारीफ चाहिए हम कर देते हैं, लेकिन इस बार भी आपको पता है कि लेकिन ये कोई कमाल नहीं किया है, रिकॉर्ड टैक्स इस बार भी कराची नहीं दिया है, तो लिहाजा कराची डिजर्व्स दिस एंड मच मोर। बिल्कुल आपने सही कहा है अब्दुल्ला। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा एक और मामले का तस्करा करेंगे। बाय द वे, इस सारी सूरत हाल में अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, इमरान खान कल फिर एक जलसा करने जा रहे हैं। कप्तान का दावा है हफ्ते को इस्लामाबाद में होने वाला जलसा वंस अगेन तारीखी होगा, तारीखी ही होता है हर दफ़ा तो, लेकिन अब तक जो ऐलानात और जो हालात सामने आए हैं, लगता यह है कि इत्तेहादी हुकूमत तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने पाँव जमा चुकी है या जमा रही है। ये सवाल ये है कि कल के जलसे में हुकूमत को कोई नया चैलेंज देंगे इमरान खान साहब, हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा भी एट ऑल या नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस लॉन्ग मार्च की तैयारियां और बातें खान साहब काफ़ी दिनों से कर रहे थे, वो अब बिल्कुल गायब हो गया। ये डिफरेंट है, ये वो वाला नहीं है, वो कुछ और था, ये कुछ और है। और न्यूट्रल्स की गैर जानिबदारी पर तारीफ़ें करने वाले खान साहब उनको ताने देने पर आ गए हैं, और लगता है कि इमरान खान कहीं ना कहीं मायूसी और कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं। वो शहबाज हुकूमत को 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर घर तो भेजना चाहते हैं, लेकिन कोई रोड मैप, कोई प्लान उनके पास मौजूद नहीं है। और एक तरफ वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो कौमी असम्बली से बाहर आ चुके हैं। तो ये बातें जो हैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैलाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत भी संभाले बैठे हैं। लगता ऐसे ही है कि हुकूमत चले जाने के बाद तहरीक इंसाफ अभी तक वाज़े तौर पर अपनी सियासी सिमत जो है उसका रुख का तयन अभी तक नहीं कर सकी। अच्छा जी,
और भी बहुत कुछ हुआ है। गुज़श्ता रोज़ वकला तकरीब में इमरान खान को काफ़ी सुबकी उठाना पड़ी जब तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर ने उनकी गलतियों पर उनकी तवज्जो दिलाई और उन्हीं की मौजूदगी में। हाँ, और पता है क्या, मुझे लग रहा था कि बस वो अब चढ़ गए और इतनी दुनिया बैठी हुई थी और वो बात करना शुरू हो गए थे। अदरवाइज़ तो आपको पता है ना, खान साहब को ज़्यादा पसंद नहीं है सहाफ़ी उनसे सवाल करें या उन पर तनकीद करें। दिस वॉज वन सूरत हाल, वन सिचुएशन दैट ही कुड नॉट अवॉइड। अगर वो करना भी चाहें तो उस वक्त उठ के तो नहीं जा सकते थे। जरा सुनाते हैं जिन्होंने मिस कर दिया। जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। ये लिटरली एक छोटा सा स्नैपशॉट था, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ी है इन्होंने क्या क्या बातें की थी, काफी कुछ इन्होंने कहा है, काफी सवाल भी किए। जी जी बिल्कुल, हमने पूरी बैठ के सुनी है। बिकॉज एक तो हैरान कुन बात ये थी कि बहुत पर्टिनेंट सवाल भी उठाए जा रहे थे और खान साहब की मौजूदगी में उठाए जा रहे थे, एंड सम ऑफ देम डू डिजर्व आंसर्स। अच्छा, और एक बात ज़रूर यहाँ पे तारीफ बनती है कि इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि वो बहुत कुछ कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। तो सर, लोग भी तो इसीलिए दुखी हैं आपसे, और वो लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, वोट किया, वो इसीलिए बिट्रेड समझते हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। खान साहब ने क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं। लेकिन उस जो कॉन्टेक्स्ट में मैं ऑपरेट कर रहा था, मुझे बड़ा केयरफुली देखना पड़ता था कि ये मसले हैं और मैं सारे नहीं डील कर सकता एक वक्त, तो फिर मुझे पिक एंड चूज़ करना पड़ता था, प्रायोरिटाइज करना पड़ता था। और हम वापस देखता हूँ बहुत चीज़ बेहतर कर सकते थे, बड़ी चीज़ें और बेहतर कर सकते थे। हाँ, चीज़ें तो बेहतर कर सकते थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज आपने क्या किया। मतलब आपने रात को 1:30 बजे फ़रोग नसीम को फ़ोन किया, उनके मुताबिक कि आपने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करना है। मतलब ये आपकी प्रायोरिटी में आ गया अचानक से, क्योंकि बाकी मुल्की मसले तो ख़त्म हो गए थे, इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ आपने कहा वो आपने प्रायोरिटाइज़ किया। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। अतर काज़मी साहब, खान साहब ने कल एक जलसे का ऐलान किया है और तारीख का नहीं इसको भी तारीख का सबसे बड़ा जलसा वो करार दे रहे हैं। ऑलरेडी अभी हुआ नहीं है, तो लॉन्ग मार्च वाला शो थोड़ा मायूस कुन रहा था, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी की तंजीमों पर डाल दी गई थी कि उन्होंने अरेंजमेंट सही नहीं की थी। तो क्या अब तंजीमें जो हैं वो इतनी तैयार हैं कि इस गर्म मौसम में एक पावर शो किया जाए, हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा हो ही जाए? देखिए, जहाँ तक इमरान खान के जलसों का ताल्लुक है, उसमें तंजीमों का ज्यादा किरदार नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान के जलसे जो हैं वो रवायती जलसे नहीं होते कि आप बसें भेजेंगे, वैगनें भेजेंगे या कोई अपने इलाके से हर एमपीए बंदे लेके आएगा। वैसे जलसे इमरान खान नहीं करते। इमरान खान के जलसों में पूरे मुल्क में मैंने उनके जलसे कवर किए, आम लोग आते हैं, आम शहरी आते हैं, फैमिलीज आती हैं, एक डिफरेंट क्राउड आता है। अगर आप हालिया अपनी सियासत की तारीख देख लें, इमरान खान ने आपका पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है, जहां पे आपको फीमेल पार्टिसिपेशन नजर आती है, फैमिलीज नजर आती हैं। तो जहां तक ये ताल्लुक है कि कल उनके जलसे में लोग आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में उनके जलसे में लोग बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान आप देख लें, उन्होंने जो भी जलसा किया है उसमें बड़ी तादाद में लोग आए थे। अब लॉन्ग मार्च का जो ताल्लुक है, वहां पे हुआ ये कि जब रियासत पूरी खड़ी हो जाए, आपके सामने रोड्स ब्लॉक कर दे, रात को आधी रात को लोगों के घरों पे छापे मारे जाएं, तो फिर तो आवाम का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक डिफरेंट सिनारियो था। इस सिनारियो में मुझे पता है और मैं बिल्कुल ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लोग बड़ी तादाद में उसमें शिरकत करें। Which is true, ठीक है, फैमिलीज वगैरह आती है, तो आपका ये कहना है कि इस बार भी अच्छा, और लोग आपने भी कहा तो साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान लोग इकट्ठे कर ही लेते हैं, लेकिन इस बार मसला ये है कि उन्होंने सर्टनली एक ऐसी तहरीक चलानी है जो हुकूमत को उल्टा कर रख दे। अब जलसे से तो सर ये होगा नहीं, तो क्या उनका कोई और प्लान है या बस जलसा अपना जोर बरकरार रखने का एक तसलसल समझें हम? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि हुकूमत को किस तरह ख़त्म करेंगे, बंदे तो आपने भी कहा कि हाँ वो इकट्ठे कर लेते हैं। हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं वो प्रेशर डाल के, अवामी दबाव डलेगा तो हुकूमत ख़त्म होगी। इस हुकूमत में फ़र्क ये है माजी की दीगर हुकूमतों से, जैसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक धरना दिया जो 126 दिन जारी रहा।
वो हुकूमत पॉपुलर वोट लेके आई हुई थी। ये हुकूमत रात की तारीकी में बनी, जिस तरीके से बनी, जो इसकी लेजिटिमेसी है वो हमारे सामने है। जब ये हुकूमत आई, ये कहती है हम कोई फैसले नहीं करेंगे जब तक ताकतवर हल्के हमें जो है ग्रीन लाइट नहीं दिखाएंगे या हमारे हाथ नहीं खोलेंगे। तो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी उस तरह नहीं है। तो इस हुकूमत के ऊपर वैसे भी दबाव है। तो वो इमरान खान की कोशिश ये है कि इनके ऊपर अवामी दबाव डाला जाए और इनको मजबूर किया जाए कि ये इलेक्शंस की तरफ जाएं। बाकी आप इमरान खान हो जाए या कोई भी दीगर सियासी जमात हो जाए, वो बंदूक के जोर के ऊपर तो किसी की हुकूमत खत्म नहीं कर सकते। एक अवामी दबाव ही डाला जा सकता है जमहूरियत के अंदर। और वैसे भी आप इलेक्शन के करीब हैं अब, तो हो सकता है कि वो इतना दबाव डाल दें और हुकूमत ये फैसला करे कि हम जल्दी इलेक्शंस में चले जाएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल है, इसलिए कि ये खड़ी सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये हुकूमत गिरेगी। अच्छा, अब अतहर काज़मी साहब, देखना ये है कि खान साहब अपनी तकरीर में क्या कहते हैं। अब आजकल उन्होंने साजिश वाले बयानिए के साथ महंगाई और मईशत वगैरह की तबाही का बयानिया जो है उसको भी मिक्स कर दिया है। तो इस तरह क्या आपको लगता है कि उनका जो वोटर है, उनका जो फॉलोअर है, वो कंफ्यूज होगा या फिर यही बेहतर स्ट्रेटजी है? देखिए, इसमें वर्कर कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि उनका जो साजिश वाला बयानिया था उसको तकवीत मिलती है। वो ये कहते थे कि ये हुकूमत जो है बाहर से आई और इसका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के आवाम के मसाइल को ये लोग समझते नहीं हैं। तो जब से ये हुकूमत आई है, कोई भी आलमी मसाइल हो, कोई भी ग्लोबल महंगाई हो, उससे कतई नज़र आम बंदा ये देख रहा है कि पेट्रोल की कीमत 2 हफ्ते के दौरान इन्होंने 80 रुपए से ज़्यादा बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, दीगर चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा हुआ, बिजली महंगी हो गई, लोड शेडिंग की जो हालत है तो वो भी आपके सामने है। तो वो इमरान खान साहब कहते थे कि ये बाहर से इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये उनका बयानिया। और इम्पोर्टेड हुकूमत मुकामी मसाइल को नहीं समझती, बल्कि उनको मजीद उसमें वो बुराई पैदा करेगी, लोगों के लिए मसाइल पैदा करेगी। तो आम आदमी तो वो देख रहा है कि वही जो इमरान खान कहते थे वही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान का जो ये बयानिया है कि महंगाई हो गई अब और जो है इस वजह से इस हुकूमत को फारिग किया जाए, इसमें इमरान खान को भी थोड़ा सरप्राइज मिला है। इसलिए कि वो ये समझते थे कि जब ये हुकूमत आएगी तो क्या पता चीज़ें ख़राब हों, लेकिन जितनी तेज़ी से चीज़ें ख़राब हुई हैं इसका इदराक उनको भी नहीं था। और यही वजह है कि अब वो ये समझते हैं कि ये जो सारे फैसले हैं और जिस तरीके से महंगाई हो रही है, हुकूमत अपने बोझ तले ही बैठ जाएगी। इस वजह से आप वो इन दोनों बयानियों को साथ लेके चलें जी। आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत इनको हासिल है, एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत इमरान खान साहब को भी हासिल थी। खान साहब फेवर की जितनी जल्दी से चीज़ें जो हैं वो ज़रा ख़राब हुई हैं, इट गोज़ इन हिज फेवर एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट एज वेल। शुक्रिया। अच्छा, अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी अब दिए जा रहे हैं और पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक रेड और वाइट बॉल कैटेगरीज जो हैं उनमें मजमूई तौर पर 33 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो गए हैं। और क्रिकेट बोर्ड ने मैच फीस में 10% इजाफे का भी ऐलान किया है। नॉन प्लेइंग प्लेयर्स की मैच फीस में 50 से 70% तक इजाफा किया गया है। और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इलीट खिलाड़ियों के लिए खसूसी रकम भी जो है वो मुख्तस की गई है, ताकि वो मुकम्मल फिट रहें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी जो है वो अच्छी तरह कर सकें। अच्छी बात यह है कि पीसीबी ने मुआवजे बढ़ा दिए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ सवालात भी उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो डी में चले गए। आपको पता है पूरी कैटेगरीज बनी हुई है। अब्दुल्ला जरा बताएं क्या कैटेगरी? जनाब, अजहर अली को जहां बी से ए कैटेगरी दी गई है, वहीं सरफराज अहमद को सी से डी कैटेगरी में डाल दिया गया है। उनके अलावा शान मसूद जो इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्हें डी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। हाल ही में फहीम अशरफ, जिन्होंने कई टेस्ट मैचेस जितवाने में अहम किरदार अदा किया, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया। एक और टैलेंटेड खिलाड़ी साहबजादा फरहान, जिन्हें रवा साल जनवरी में डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, उनको इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं रखा गया है। मतलब तो ये टेंशन हो रही है सारी सूरत हाल देख के, सवालात थोड़े से उठ रहे हैं। बहरहाल पीसीबी के सामने एक और चैलेंज है कि दुनिया अब रेड और वाइट बॉल के अलग स्क्वाड्स की तरफ जा रही है। और इंग्लैंड का तो ऑब्वियसली हमने कल भी जिक्र किया था, कामयाबी से इस पर पहले ही अमल कर रहा है इंग्लैंड। तो हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने अलग स्क्वाड बनाने का इशारा तो दिया, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कप्तान रखा गया है, जिससे नजर आ रहा है कि पीसीबी का अलग स्क्वाड बनाने का शायद फौरी कोई प्लान नहीं है, इवेंचुअली प्लान हो जाएगा। और अभी हमें इबाद वसीम भी बाहर है, उनको भी नहीं मिला है। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमने कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं आवाम के। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया, इनके मुताबिक खिलाड़ियों की आमदन में इजाफा होगा,
एक तो ये बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और एवरेज आमदन बाय द वे है क्या या हो क्या जाएगी? देखिए इसमें जो हमने मुतारफ कराया नया सिस्टम है कि जिसमें रेड बॉल और वाइट बॉल के सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। इसमें ऑब्वियसली पहली जो हमारी प्रायोरिटी थी कि प्लेयर्स की जो सालाना इंक्रीजमेंट है उसमें इजाफा हो, वो परसेंटेज बढ़ाई जाती है प्लेयर्स की। तो साथ साथ जो हमारा रेड बॉल और वाइट बॉल पे हमने जो सेपरेट दिए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों क्रिकेट के ऊपर लड़कों का फोकस रहे। क्योंकि जब मिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके तो समटाइम आपको एक आपकी जो फॉर्मेट है उसकी ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों जो आपके फॉर्मेट है वो मर्ज हो जाते हैं, जिसमें आपका फिर वो आपको एक्चुअल वैल्यू आपके फॉर्मेट की नहीं मिलती। तो अब वाइट बॉल के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनको अपने फॉर्मेट के हिसाब से उनको कैटेगरी मिलेगी, उनको वैल्यू मिलेगी उसकी, इसी तरह रेड बॉल की भी। और साथ साथ इसमें सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रेड बॉल या वाइट बॉल के भी होंगे, दोनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, लाइक से बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हसन, इमाम उल्लाह, ये दोनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो इनको दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो ये आगे लड़कों के लिए भी मोटिवेशन है कि वो अट्रैक्ट होंगे कि वाइट बॉल या रेड बॉल की तरफ आने की कोशिश करें, रेड प्लेयर जो बॉल वाले हैं वो वाइट बॉल में आने की कोशिश करें, तो एक हेल्दी कंपटीशन है जिसमें आ जाएगा। और साथ साथ जो सबसे बड़ी क्या है कि आगे देखें कि क्रिकेट जितनी ज़्यादा हो रही है उसमें आगे चल के हमें भी दो डिफरेंट सेपरेट टीम्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें रेड बॉल की हमारी एक सेपरेट टीम हो, वो कहीं पे उनके मैचेस टेस्ट मैचेस हो रहे हो और साथ में हमारी वनडे की या कोई T20 सीरीज हो रही है तो उसका हमारा अलग से एक स्क्वाड हो। तो ये उस जाने भी हमारा एक कदम है कि आगे चल के हम देख रहे हैं कि रेड बॉल और वाइट बॉल के सेपरेट स्क्वाड्स भी हो। चलिए, ये तो आपने एक और बात का हमें जवाब भी दे दिया, लेकिन चलिए लेट्स कम बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट्स हियर कि जो कुछ सरप्राइज थे वो ये हैं कि सरफराज और शान मसूद को काफ़ी नीचे जगह मिली डी कैटेगरी, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ और साहबजादा फरहान को तो लिफ्ट ही नहीं कराई गई। तो हम क्या इसमें आपको लग रहा है कि इनका अब करियर इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, देयर इज़ नो मोर क्रिकेट लेफ्ट इन देम? ये डिसीजन मेकिंग किस तरह हुई? आप बॉटम लाइन देखते हैं तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक तो आपकी पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस कितनी है और उसके बाद अगले जो आने वाले 12 महीने हैं उसके अंदर आपका फ्यूचर क्या है। तो ये दोनों चीजें हमें कंसिडर करनी होती हैं और जितने भी लड़के आपको नजर आ रहे हैं जो स्पेशली ऊपर टॉप कैटेगरीज वाले हैं, A, B, C वाले हैं, वो परफॉर्मेंस बेस आपको नजर आएंगे। डी कैटेगरी बनाई ही इसीलिए नहीं, ये कैटेगरी जो ऐड की है हमने इसीलिए की है कि इसमें वो लड़के जिनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल सके पिछले 12 महीने के अंदर, जिसमें सरफराज भी आ जाते हैं या फिर शायद मेकिंग अ कम बैक, इस तरह जो बाकी लड़के उसमें शान है वो भी कम बैक करने की तैयारी में है और बाकी जितने भी आपको लड़के ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप नहीं जा सकते कि उनको मौके कम मिले हैं। तो इसका सिंपल था डी कैटेगरी का कि जो लड़कों ज्यादा उनको मौके नहीं मिले या वो इंजरी की वजह से या वो बीमारी की वजह से या भी किसी भी और वजह से वो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे प्लान्स के अंदर हैं तो उनको हमने डी कैटेगरी में शामिल किया है। तो डी कैटेगरी पहली 3 कैटेगरी से इस अगर आप उस तराजर में देखते हैं तो आपको सेपरेट नजर आएगी। जहाँ तक बात है आगे जो लड़के आपने बाकी नाम लिए हैं, लेकिन प्लान्स के अंदर ये मैं कह दूँ कि यही 33 लड़के हैं और उनमें से हमने टीम बनानी है। कोशिश होती है कि आप जितने भी एरियाज आप कवर सकते हैं, लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई और लड़का अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से परफॉर्म करता है तो वो टीम में ना आ सके या कंसिडरेशन में ना आए, तो दरवाजे सबके लिए खुले हुए। अच्छा, अब लास्टली वसीम साहब ये बता दीजिए, आपने अभी खुद ही जिक्र किया था पहले सवाल के जवाब में कि हम रेड और वाइट बॉल को अलहदा करेंगे, तो सर ये कैसे मुमकिन होगा? इंग्लैंड का तजर्बा खासा कामयाब रहा है लेकिन हमारे पास तो कप्तान तक अभी अलग नहीं है, तो क्या हमें ये जो प्लान है आपका, ये टैलेंट की कमी की वजह से आपको लगता है कि अभी बहुत जल्द नहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी? व्हाट डू यू एक्चुअली प्लान टू डू एंड इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इन दिस रिगार्ड? देखिए, जो बेसिक आइडिया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स देने का है उस पर ये सोच शामिल है कि आगे चल के हमें 2 पैरेलल स्क्वाड की जरूरत पड़ सकती है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सके अभी तक, मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड के हमारे पास जो 4 से 5 लड़के ऐसे हैं कि न सिर्फ 2 जो फॉर्मेट्स हैं वो खेल रहे हैं बल्कि वो दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस के अंदर आते हैं, टॉप रैंकिंग के अंदर आते हैं। चाहे बाबर आजम की बात करें, आप रिजवान की बात करें, आप इमाम उल हक की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब ने अपना लोहा दोनों फॉर्मेट्स के अंदर मनवाया हुआ है, साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस जैसी जा रही है। तो इन दैट रिगार्ड वी आर ब्लेस्ड के हमारे पास ऐसे लड़के हैं कि जो
सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, लेकिन आगे चल के जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट की जैसे बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है मैचेस की, तो वो जो कॉन्सेप्ट है दो डिफरेंट स्क्वाड वाला, डेफिनेटली हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे कि वो डिफरेंट टीम्स दो बनेंगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सो सून। लिहाजा वो इंग्लैंड का जो एक तजुर्बा था और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली किया, वो अभी इंग्लैंड तक ही रहेगा लगता है। हमारे पास नहीं आएगा, ब्रेक लेनी है। जल्दी से बता दें कि बड़ी रेयर एक जो बात हुई है वो हमारे पास जी एनिमल वेलफेयर रिफॉर्म्स हो गए हैं। थोड़ा सा मैं मेंशन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस तरफ कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो इसमें ये होगा जी, आप रिपोर्ट कर सकते हैं क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एट 1819, तो ये हो सकता है। ये सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी में बाय द वे अभी तक है। और लाइव एनिमल टेस्टिंग हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, टेस्टिंग नहीं हो सकती किसी मेडिसिन की, किसी कॉस्मेटिक की। शूटिंग पॉइजनिंग एनिमल्स हैज़ बीन बैन। पेट शॉप्स की SOPs हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने पेट शॉप्स को बहुत बुरे हालात में भी देखा है। एनिमल वेलफेयर लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन नेशनल असेंबली, और मुझे लगा कि ये होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन हो। और जिस तरह आप तुर्की की बात बता रही थी कि किस तरह वहाँ स्ट्रे डॉग्स को टैग किया गया होता है, भी टैग्ड हैं और उसमें कलर टैगिंग हुई है ताकि आपको दूर से पता चल जाए कि ये थोड़ा सा वायलेंट हो सकता है कुत्ता, और ये बिल्कुल डोसाइल सा डोमेस्टिकेटेड कुत्ता है। लोग उनके कुत्ते बिल्लियों के लिए खाने वगैरह रखते हैं और उनको प्यार करते हैं, उनको दे टेक केयर, मतलब ऑल ऑफ देम आर वैक्सीनेटेड और टैग्ड, और उस पे तमाम उन्होंने काम किया हुआ है, और उसके बाद वो नॉर्मल आम गलियों में घूम फिर रहे हैं, तरीके से रखते हैं। अच्छा, मैं अब वो क्रिकेट की आप अलग स्क्वाड की बात करनी थी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं सोच रहा था कि बाबर माशाल्लाह T20 में नंबर 1, वनडे में नंबर 1, और टेस्ट में नंबर 4, सो हम अभी सब जगह ही जबरदस्त हैं, तो हम कैसे अलग करेंगे? तो लिहाजा मतलब उनको हर जगह का कप्तान बना भाई, हमने हर जगह फिट रखना है। फिर वो जरा बर्डन हो जाएंगे ज़्यादा, और परफॉर्मेंस फिर डाउन जाती है ऐसी चीज़ों में। भाई एक इशू जिस पे हम बहुत बात करते हैं और उस पर मुझे कोई बेहतरी वैसे ऑलमोस्ट ऑनेस्टली नहीं नज़र आ रही। हमारे मुल्क के ख्वाजा सरा कम्युनिटी को दर्जनों मसाइल का सामना है, और उनके लिए ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान है। मतलब हम अपने इशूज़ की बात कर रहे होते हैं, आई डोंट इवन नो हाउ दे सर्वाइव, और ये तबका बदकिस्मती से हमारे यहाँ बैक वक्त जुल्म और उस पर माशरती बेहिसी का शिकार है। जुल्म भी हो रहा है, कोई इनके बारे में सोचता भी नहीं है। और हाल ही में इस्लामाबाद के 5 ख्वाजा सराओं ने दावा किया है कि उन पर कातिलाना हमला किया गया। जब ये मामला लेकर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जो हैं वो नायाब अली पुलिस स्टेशन पहुंची, तो वहां कांस्टेबल की जानिब से ना सिर्फ तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया गया, बल्कि एक मौके पर गन तान दी गई उनके ऊपर, गन निकाल ली भाई, और उन्हें धमकियां दी गई। वाक़े के खिलाफ ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने थाना रमना के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मामला 2 इनफरादी लोगों के दरमियान था, जबकि ख्वाजा सरा रहनुमा से बदतमीज़ी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ इदारा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन जब तक मीडिया पे नहीं आता ना मामला, अगर ना आए तो कुछ भी ना हो, अब आ गया तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इस केस में पुलिस हुक्काम का दावा अपनी जगह, लेकिन माजी गवाह है कि हमारे यहाँ ज़रा सी बात पर ख्वाजा सराओं को टारगेट करने के वाक़यात आम हैं, और ये कमज़ोर तबका है सर्टनली माशरे का, और इसे हम सब की हमदर्दी की भी ज़रूरत है, सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर ये कहाँ जाके इंसाफ लेंगे? तो ऑन आवर ओन ज़रा हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक्चुअली हुआ क्या था। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट नायाब अली हमारे साथ है। नायाब, ये बताइएगा कि वाकया क्या था और पुलिस का रवैया ऐसा क्या था जिस पर आपको इतनी शिकायत होगी? वो गन वाला मामला क्या है? मैं ऑन ड्यूटी मौजूद थी, और एक ख्वाजा सरा जिसका नाम पारो है उसको मैं लेके, जिसको मारपीट का निशाना बनाया गया था G11 मरकज़ में, मैं लेके कंसर्न जो थाना रमना है वहाँ पे लेके गई। तो उसके बाद जैसे ही हम थाने से बाहर निकलने लगे, अभी हम थाने के अंदर ही कोर्टयार्ड के अंदर मौजूद थे, तो एक पुलिस ऑफिसर आया और वो वर्दी में मलबूस और उसके हाथ में बंदूक थी। उसने हमें गालियाँ देना शुरू कर दी, उसने हमें खुसरा कहना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसको समझाया कि देखो ये डेरोगेटरी वर्ड है, आज तुम जो है वो ये हमारे लिए गाली की तरह होता है और तुम ये इसको इस्तेमाल ना करो, तो उसने बंदूक मेरे ऊपर तान दी और उसका बोल्ट मार लिया, और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें उन लोगों को
की तरह मारूंगा। उसके बाद जब बोल्ट मेरे ऊपर मारा गया और मेरे ऊपर बंदूक तान ली गई, मैंने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के मुझे यकीन हो गया कि मैं अभी जो है वो मारी जाऊंगी। और मैं बीइंग एन ऑफिसर ऑफ लॉ, मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा कि मैं वहाँ पे खड़ी रहूँ और आगे ना हटूँ। अगर मुझे गोली लगनी है तो वो मुझे ही लगे, वो उस बंदी को ना लग जाए जो अभी मार खा के थाने में अपनी रिपोर्ट करने के लिए आई है। और उस दौरान जो दूसरे ऑफिसर थे वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा, उसको सपोर्ट किया और हमारा मजाक उड़ाते रहे। और जब कम्युनिटी ने आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इसी दौरान SHO जो अख्तर जमान है वो आया और उसने आके कहा कि मैं अपने कपड़े फाड़ लूँगा और मैं तुम लोगों को एक मरतबा सबक ज़रूर दे दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड ही होगे ना तुम खुसरों की, तो ये आदत है। तो ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो है वो हम जो है वो ASP साहब आए और ASP साहब के साथ उन्होंने इस चीज़ पे एग्री हुए कि हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, FIR भी इनके खिलाफ दर्ज होएगी, इंक्वायरी भी होगी। व्हाट अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ये सारी एपिसोड सुन के ही बंदे का दिल दहल जाए। अब ये बताइएगा, नायाब के इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ये आपसी मामला था, ये जो है पुलिस अफसर ने आपके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, वो उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन जो FIR आप कटवाने गई थी उन्होंने कहा जी ये जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है, तो आप लोग मुतमईन हैं क्या उस कार्रवाई से अब जो की जा रही है उसके खिलाफ? मैं बड़ी चौंकी कि ये कैसे अल्टरकेशन हो सकती है दो इंडिविजुअल के दरमियान, जब एक बंदा ड्यूटी के ऊपर मौजूद है, उसने वर्दी पहनी हुई है, उसने बंदूक तानी हुई है, थाने के अंदर मौजूद है, तो ये दो मामलात का जो है वो कैसे, दो इंसानों का झगड़ा कैसे हो सकता है। और मैं ऑन ड्यूटी मौजूद हूँ, एक विक्टिम को साथ में लेके गई हूँ, साथ में मेरे ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट जो कि मुल्तान से आए हुए हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल भी कतई भी दो जो है वो इंसानों का आपसी झगड़ा नहीं था, ये मामले को दूसरा जो है वो रंग देने की कोशिश की जा रही है। और ऑब्वियसली जब इदारों के ऊपर बात आती है और जब किसी की रेपुटेशन के ऊपर बात आती है और जब कोई सच अयां होता है तो लोग ऐसे ही उसको रिस्पॉन्सेस देते हैं। तो जो है वो जहां तक कार्रवाई की बात है, तो कार्रवाई में मैंने पुलिस प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट की, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई। सिर्फ एक कांस्टेबल को जो है वो जेल में डालना या उसके ऊपर FIR काटना ये इनफ नहीं है। आई नीड पुलिस प्रोटेक्शन, जो क्लियरली मुझे DIG साहब की तरफ से मुझे इनकार कर दिया गया प्रोटेक्शन देने पे। फिर उसके बाद जो लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने उस ऑफिसर को हेल्प की, सपोर्ट की, उसको रोका नहीं। द थिंग इज द कार्रवाई जो कि है इट शुड बी ऑन इक्वल बेसिस। उन जो ऑफिसर्स इंक्लूडिंग SHO, ड्यूटी ऑफिसर और उस टाइम जो और मौजूद थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। You have a point and it wouldn't be the first time कि थाने में इस किस्म की हरकत हुई हो, क्योंकि अभी कल परसों ही हम हारूनाबाद की बात कर रहे थे जहाँ एक लेडी डॉक्टर को किस तरह मारा गया है, वहाँ के SHO को तो सस्पेंड भी कर दिया गया है। खैर नायाब ये बताइएगा कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी पर कातलाना हमलों का हमेशा से अनफॉर्चुनेटली सुना जाता रहा है, लेकिन हालिया दिनों में ये केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसकी क्या आपको वजह नज़र आती है, और अगर आपके पास कोई हल है तो वो भी शेयर कीजिए। देखें, जो कातलाना हमले हैं, आई रियली अप्रीशिएट मैं एहसन यूनुस साहब जो कि साबका IG इस्लामाबाद थे, मैं उनको बड़ा अप्रीशिएट करती हूँ, बिकॉज ही कम अप विद एन आइडिया कि हमने एक प्रोटेक्शन सेंटर बनाए, एक पूरा इस्लामाबाद पुलिस का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाए, जिसमें हम जो है वो ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ होने वाले क्राइम्स को कम हो सकें। और मुझे उस यूनिट की इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया, तो हमने क्राइम के अंदर कमी लेके आए। लेकिन ये यूनिट बिल्कुल हल हैं इन सारे के सारे क्राइम्स और इन वाक़यात को रोकने के लिए। और मैं अगर आपको एक फिगर देती जाऊं, 4 महीने के अंदर 44 जो है वो वाक़यात हुए और उन सब को हमने सॉल्व किया, और आई मेक श्योर कि वो सारे के सारे मामलात उनको हम सॉल्व कर सकें। लेकिन द थिंग इज़ कि एक जो जनरल डायलेमा है और एक जनरल परसेप्शन है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स इसी मुआशरे से उठ के आते हैं जो मुआशरा ख्वाजा सराओं को अपने लिए गाली समझता है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है और उनकी साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन कराने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन कराने की ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत शुक्रिया आपका। नायाब अली हमारे साथ मौजूद थी। पता है क्या, ये मसला ऐसा नहीं है कि आज हम बात करेंगे और कल ठीक हो जाएगा। ये मसला
तब ठीक होगा जब हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों की तरबियत ठीक होगी। हमारे घरों में, भाई स्कूल तो बाद में जाते हैं, पहले घरों में ही इतनी फ्रस्ट्रेशन और नफरत होती है इस कम्युनिटी के अगेंस्ट कि इनको इस तरह धुतकारा जाता है, रद्द किया जाता है कि जैसे कि कोई डिजीज़ आ गई है आपके घर में। हमने खुद देखा है, हमने अपने बचपन में ये चीज़ें होते हुए देखी हैं। अब थैंकफुली बहुत से हाउस होल्ड्स में ये रुझान जो है, किसी को भी इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट We have all witnessed it and this needs to change. उससे बहुत पहले जो था ना, इतने बुरे हालात नहीं थे, अब ये अदम बर्दाश्त तरह ज़्यादा है। मतलब लिटरली हमारे मोहल्ले में जो ख्वाजा सरा एक होता था, रीमा मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, और वो आती थी, शी वाज लाइक अ मोहल्लेदार टू एवरीबॉडी इन द हाउसहोल्ड। पहले ये होता था, फिर बीच में एक बहुत बुरी सिचुएशन होगी और अब तो आपके मतलब हमें पता था कि गली में कोई मौका आना है तो रीमा ने अपने दोस्तों के साथ आना है, और वो हमारे सरों पे हाथ भी फेरती थी। हाँ, और एक खुशी के मौके पे और उनको अच्छी तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन फिर बीच में आई थिंक ये 80-90s का एक सीन आया जब बिल्कुल ही बहुत बुरी तरह ट्रीट होना स्टार्ट हो गया, और अब तो ऑलमोस्ट लगता है कि आवाम जो है, एक सोसाइटल अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है किसी पे तो निकालनी है तो आओ इन पे निकाल दो। और पता है क्या, ख्वाजा सराना पहले मुझे लगता है मोहल्ले बांधे होते थे, जिस तरह आपके मोहल्ले में हर महीने कुछ लोग आ जाते हैं ना, बेल देते हैं, ये आपने महाना से बांधा होता है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो मोहल्ले का या इलाके का ख्वाजा सरा होता था, वो मोहल्ले में तमाम घरों में महीने में एक दफ़ा जाता था, और शी यूज्ड टू टेक जो भी उसका लोग, आप अपनी मदद आपके तहत आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो भी मदद कर सकें। अच्छा, सिग्नल्स पे मांगने का रिवाज कम था। हाँ, ये कम था बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि सिग्नल्स तक पहुंच जाए। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है, कोविड की हम जल्दी से बात कर लें, कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो है वो ऐसी सिचुएशन और ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग दोबारा से हो, लोगों को साथ बैठने की ज़रूरत ना हो। ये एक सजेशन आई है NCOC की तरफ से, जो कि आपको पता है ना कि वो बहाल हुआ है, और इस वक्त हमारे केसेस जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं। मतलब इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन यही नंबर्स होते हैं, यही फिगर्स होते हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं एकदम से। 3.93 हमारी ओवरऑल कंट्री-वाइड पॉजिटिविटी रेशो है, और हमारे न्यू केसेस ऑलमोस्ट 700 रिपोर्ट किए गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। सो सूरत हाल वैसे इतनी कोई रिलैक्स्ड भी नहीं है, थोड़ा सा अलार्म हमें होना चाहिए। लेकिन एक और मामला जिस पे हमें अलार्म होना चाहिए वो ये है कि पोलियो मुहिम जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पर है, और जारी पोलियो मुहिम के दौरान 28 जून को शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया। मतलब इस पे थोड़ा सा इसलिए गौर करें कि ये क्या कर रहे थे वहाँ, ये इससे क्या हासिल होगा, सेहत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए पोलियो के कतरे पिला रहे थे ना। पाकिस्तान की दुश्मनी, वहाँ पाकिस्तान से दुश्मनी, मैंने तो दिमाग खराब होता है। आई एम सॉरी, जब इस किस्म की बेवकूफ़ाना किस्म की कोई मंतिक हो कि जी पाकिस्तान से दुश्मनी हो रही है, ये पोलियो, यानी पाकिस्तान में सारे लंगड़े लूले टूंटे ही फिरते रहें। क्यों इस तरह करें? ये वर्ड्स आई एम सॉरी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि किसी को तो एहसास हो कि क्या हम ये कौम बनाना चाहते हैं, ये हमारा फ्यूचर होगा कि जल्दी से पोलियो मुहिम को ख़त्म किया जाए। आपको ये बताएं कि फायरिंग से बाय द वे एक बच्चा भी ज़ख्मी हो गया। ये अपने बच्चों को भी ये लोग नहीं देख रहे, और जी वहाँ बच्चा भी एक हो गया। ये शरपसंद अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगें। ये पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जाता है। जी, पुलिस के मुताबिक इंसदादे पोलियो टीम तहसील दत्ताखेल के इलाके तंग गली में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने गई थी, और जहाँ नामालूम अफराद ने फायरिंग की। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो फायरिंग में मुलव्विस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाएं और फौरी लाएं। हालिया वाकया जो है उसके इबरत बाद का निशाना बनाए ना इनको, और उसी इलाके में बनाए जहाँ पे ये हुआ है। तो फिर देखता हूँ मैं कि कैसे रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं एस्टैब्लिश होता, और कैसे कोई जुर्रत करता है ये करने की। इसमें देर भी नहीं करनी चाहिए, फौरन करें। हालिया वाकये के बाद इंतजामिया को मुल्क भर में पोलियो टीमों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करनी पड़ी है। नेचुरली हु वुड वांट टू डू दिस जॉब, अगर ये आगे से सलाह मिल रहा है। रवां साल आपको ये भी याद दिला दें कि शुमाली वजीरिस्तान से ही सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस जो थे वो सामने आए थे, और पोलियो मुहिम में रुकावट बनने वाले कौमी मुजरिम हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस बात का तो हम सारे मिलके अज़म कर लें, और अच्छी तरह ट्रीट करें जब आपके घर पोलियो वर्कर्स आते हैं। इतनी गर्मी में तो कोई चल के आपके घर आपकी मदद करने आ रहा है, आपके बच्चों की सेहत का उसको ख्याल है,
उसको कोई ठंडा पानी पूछ ले, कोई शेड में, कोई छाव में उसको बिठा ले। आपने वो विजुअल्स देखे जब कई फुट बर्फ में हमारे पोलियो वर्कर्स जो हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। ये वो मनाजर हैं जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त के इन वर्कर्स को बुलाया था, खिराज तहसीन पेश किया था, इनको दाद दी थी। इन नामसाइद हालात में लोग घर घर पहुंचकर क्यों कर रहे हैं? और ये तो सर्दियों की बात है, अब गर्मी का आलम देखें, क्या कोई हाल है कि ये फिरें और सारों को ये कतरे क्यों कर रहे हैं ये काम? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली इसको कौमी फरीजा समझते हैं, इनके अपने बच्चों को तो पोलियो के कतरे पिला दिए जाएंगे, ये सुकून से बैठ बच्चों के लिए निकले। और इतने कोई लुक्रेटिव जॉब तो है नहीं कि कमाल लाखों रुपए मिल रहे हैं इनको पोलियो के कतरे पिलाने पे कि ये अपनी जान जोखों पे डाल के पोलियो के कतरे पिलाने पे मजबूर हैं। ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ये लोग ये काम। बहुत अफसोस होता है जब इस किस्म की चीजें, या तो मतलब कि अच्छा, बहुत ही किसी क्रिमिनल को आग लगा दिया हो, किसी डाकू को, तो वो भी खैर बड़ी अफसोसनाक बात होती है। बट ये टू BBC की रेडियो रिपोर्ट और इसमें था कि ये जो पोलियो के कतरे पिलाने से मुताल्लिक जो लोगों के जहनों में भूस जिसे कहते हैं ना भरा गया है और जहन साजी की गई है, इसमें बहुत से एलिमेंट्स को शामिल करके इसको डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। उसका काउंटर नैरेटिव भी है मौजूद और उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पोलियो वर्कर्स ने शिकायत की कि भाई हम पोलियो के कतरे पिला के जाते हैं और जैसे ही हम निकलते हैं वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को पहले से समझा लेते हैं कि ये कतरे अंदर नहीं लेके जाने, उसके बाद बच्चों से को कतरे थूकवाने ऊपर से एक तो गलत काम कि आप वो लगवा नहीं रहे, उसके बाद झूठ बोलने पे मजबूर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने छोटे बच्चों को गलत, मतलब गलत पे गलत होता चला जा रहा है। इस बच्चे ने बड़े होके कितना धोखेबाजी बनना है जिसको बचपन से ये सिखा दिया है कि उसके सामने ये कर लेना और फिर बाद में ये करना। ये क्या टीचिंग है? और खुदा न खास्ता आपका वही बच्चा पोलियो के मरज का शिकार हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो कभी आपको माफ करेगा? नहीं करना चाहिए। ऐसे वालिदैन को तो बच्चों को भी माफ़ नहीं कभी करना चाहिए। खैर, हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो टीमों पर हमले ने सबको परेशान कर दिया और हमें तो आपने सुन ही लिया होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास क्या इतलात है? हमला आवर कौन थे? कब पकड़ेंगे उनको? जी, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें पोलियो टीम्स पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकारों की और पोलियो वर्कर की शहादत हुई है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं, उनको बेनकाब भी कर दिया जाएगा और कैफर किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस किस्म के वाक़यात का, तो अमूमन वहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रोह अमूमन इस तरह के वाक़यात की ज़िम्मेदारी लेते हैं और वही इसका ऐलान भी करते हैं। अभी तक तो किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ख़दशा यही है कि शायद कोई टेररिस्ट जो सेल्स हैं उनके वहाँ पे छोटे मोटे सेल्स होते हैं जिसमें 2 या 3 लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से ये वाक़या ये कार्रवाई की गई है। बैरिस्टर साहब, ये हम तो यही चाहते हैं कि इस वाक़े के बावजूद ये मुहिम चलती रहे, अहदाफ हासिल किए जाएँ, तो क्या आपने प्लान किया है सिक्योरिटी के लिए जो बाकी टीमें इन इलाकों में काम कर रही हैं विच आर हाई रिस्क? बिल्कुल कॉन्शियस है और बिल्कुल इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो भी मुमकिन सिक्योरिटी की सहूलियात हैं, जो सिक्योरिटी के इक़दामात हैं, वो सब पोलियो टीम्स को दी जा रही हैं। लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो कोई खुलम खुला ऑपरेट करते नहीं हैं, आवाम के ही कवर में वो आते हैं। और चूँकि पोलियो वर्कर्स को अवामी जगहों पर जाकर, गली मोहल्लों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पड़ते हैं, इसलिए बाज़ जगहों में वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि हिफाजती इक़दामात का ताल्लुक़ है, तो पुलिस अपनी जानों पर खेल कर इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह आगे भी ऐसा ही होता चला जाएगा। यकीनन जहाँ पर इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया जाता है और ऐसी जो हसास जगह हैं वहाँ पर यकीनन वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए हैं, इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और इन इलाक़ों में जो सेंसिटिव हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम की कामयाबी के लिए हुकाम के दरमियान एक फ़ोकस्ड अप्रोच जो है वो बड़ी ज़रूरी है और सबका एक पेज पर होना भी बहुत ज़रूरी है। सियासी हालात की वजह से ये हमने बहुत बार देखा भी है कि सूबे और वफाक में कोऑर्डिनेशन कम नज़र आती है, लेकिन ये ऑब्वियसली एक कौमी मसला है, तो इसके लिए मुकम्मल कोऑर्डिनेशन आपके हिसाब से आप मुतमईन हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन पूरी है?
जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुख्तलिफ़ महकमों और इदारों का ताल्लुक़ है जो पोलियो की मुहिम में बराह रास्त या बिलवास्ता हिस्सा ले रहे हैं, उनमें तो कोऑर्डिनेशन का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल तमाम इदारों में, चाहे वो मेडिकल टीम्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो इनसे मुतल्लिक़ा और इदारे हैं, वो सब के सब आपस में एक पेज पर हैं और बहुत ही मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में पोलियो की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन यकीनन वफाक की तरफ से बाज़ उमूर में वो तावन नज़र नहीं आता जो आना चाहिए या जो वफाक की ज़िम्मेदारी के तहत उनका रोल बनता है और उनको ये जी। अच्छा जी, राब्ता ज़रा मुनक़ता हो गया है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोऑर्डिनेटेड ये सारा चल रहा है जिस तरह एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। पता है क्या, कभी कभी ये भी वही मामला लगता है कि इसमें हमने मस्जिद मेंबर को भी शामिल करने की कोशिश कर ली, उलमाए कराम को भी शामिल करने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो हमारी आने वाली नस्लों के दुश्मन हैं, वो अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। उनको कैसे नबरदाश्त हुआ जाए, उनसे कैसे निपटा जाए लिटरली। लेकिन अब्दुल्ला, क्या वो बाहर से चल के उड़ के आते होंगे, मतलब इधर ही किसी को एम्प्लॉय करते होंगे ना, तो ये कौन लोग हैं जिनका इस तरह बदल जाता है माइंड कि वो अपने ही खिलाफ इस किस्म की हरकतें करने को राज़ी हो जाते हैं। तो जहाँ से भी स्टार्ट हुआ, अगर मान भी लिया कि ये जो कोई बैरूनी साजिश है और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये प्रोग्राम कभी सक्सेसफुल हो, बट द एक्चुअल परपेट्रेटर जो कर रहे हैं वो तो फिर इधर ही बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और बाय द वे, आपने ये फैसला कर लिया कि आपने इस ईद कुर्बान पे क्या कुर्बान करना है? अपने आप को कुर्बान करना। वो तो हम रोज ही दे रहे हैं कुर्बानी। ये बहुत मुश्किल हो गया है फैसला करना। अच्छा जी, पेशावर आप इतनी देर मीनवाइल ये सोचें, पेशावर भी हम जाएंगे, लेकिन अभी हम पहले ठट्टा जाएंगे। ठट्टा से हमें रिपोर्ट करेंगे शाहिद सिद्दीकी, वहाँ बता रहे हैं ज़रा क्या मवेशी मंडी की सूरत हाल है। जी, मैं इस वक्त ठट्टा के करीब मेन नेशनल हाईवे में सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ चारों तरफ जो है जानवर ही जानवर हैं, जिनमें बकरे, दुम्बे, गाय और बैल समेत जो है दीगर छोटे बड़े अक्सरियत जो है जानवरों की यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ये मवेशी मालकान हैं वो हाथ पर हाथ रखे जो है यहाँ बैठे हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर मुंतज़िर हैं कि कोई जो है ग्राहक यहाँ पे आए, लेकिन आज जो है कई दिन गुजर गए हैं, हम अपने जानवरों के साथ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ताहाल कोई ख़रीदार नहीं आया है। जब हमने उससे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने हमें बताया कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बाइस इस वक्त जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान पर पहुँची हुई है। यहाँ पर जो 5 मन का जो जानवर है उसकी कीमत इस वक्त 8 लाख रुपये बताई जा रही है, जबकि जो छोटा बकरा है उसकी भी कीमत जो है 50 से 60 हज़ार रुपये बताई है। और ये बिल्कुल नज़र आ रहा है, इनका तो यही कंप्लेन थी कि ठट्टा में तो लोग अभी तो गाहक आ ही नहीं रहे, अभी कहीं भी गाहक नहीं आ रहे। वैसे भी अब 2-4 दिन अभी ज़रा बारिशें भी होंगी, बारिशों में जानवरों को संभालना और मुश्किल हो जाता है। घरों पे आपको पता ही है वैसे कोई खास इंतजाम नहीं होता। That's all for today. We'll see you inshallah on Monday. और मास्क अप प्लीज।